हाँ जी बेटा, चैप्टर 5 रिवाइज कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। चैप्टर 5 की बात करें तो चैप्टर 5 टॉक्स अबाउट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। बेसिकली बात करें तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो आखिरी 2 स्टेप्स हैं उनको जोड़ के चैप्टर बनाया गया है। टोटल 8 टॉपिक्स के अंदर ये चैप्टर डिवाइडेड है। पहला टॉपिक हमने देखा था स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के बारे में, जो चैप्टर में फिट नहीं बैठता, लेकिन उन्होंने इन फॉर्मुलेशन वाले कुछ टॉपिक, प्रिसाइसली 4 टॉपिक यहां कवर किए हुए हैं। स्टेजेस कवर की थी जो हमने चैप्टर 1 में ही कवर कर ली थी। 3 टॉपिक यहां पर और हैं, एक प्लानिंग जिसके अंदर ऑपरेशनल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दोनों का अंतर दिया गया है, वो है। एंड लास्ट में हमारे पास अनसर्टेनिटी है, जिसमें एक नया टॉपिक ऐड किया गया था कि हाउ टू डील विद स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। ये एक नया टॉपिक है जो यहाँ आया। दिस हैज नथिंग टू डू विद इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। एक फालतू टॉपिक्स हैं जो उन्होंने फॉर्मुलेशन के कहां डाल दिए हैं, आखिरी चैप्टर में डाल दिए हैं, ये कवर करने हैं। एंड उसके बाद हमारे पास टोटल 7 टॉपिक्स थे जो इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन के हैं। इंप्लीमेंटेशन की मैं बात करूं तो 4 टॉपिक हैं, इवैल्यूएशन की बात करूं तो हमारे पास 3 टॉपिक हैं। इंप्लीमेंटेशन में 4 इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इंप्लीमेंटेशन के कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक दिए हैं, जहां उन्होंने इंप्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन में इंटर रिलेशनशिप समझाया है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस की बात करी है, दोनों के डिफरेंसेस की बात करी है, एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस की बात करी है और इश्यूज की बात करी है। तो 5 टॉपिक है जो हमारे कहां पर कवर्ड हैं इंटर आपके इंप्लीमेंटेशन के एक तरह से इंट्रोडक्शन में। फिर इंप्लीमेंटेशन के अंदर अगर आप बात करें तो इंप्लीमेंटेशन में 3 चीजों पर टिकी हुई है। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहां उसने काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर और मैकेंजी का 7S मॉडल कवर किया है। दूसरा उसके अंदर मैं बात करूं तो लीडरशिप, जहां उसने 3 टॉपिक कवर किए हैं। रोल क्या होते हैं लीडर के, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, अलग अलग अप्रोचेस टू लीडरशिप क्या होती हैं। और तीसरा इसके अंदर है बेटा कल्चर। 3 बातों से मिलकर इंप्लीमेंटेशन होती है, स्ट्रक्चर से, लीडरशिप से, कल्चर से। कल्चर में बात करें तो ब्रॉडली 3 ही टॉपिक थे। कल्चर क्या होता है, इसके ये स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कल्चर क्यों इंपॉर्टेंस होता है। एंड नंबर 3, कल्चर में अगर बदलाव लाना हो तो ये बहुत टीडियस प्रोसेस होता है, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। 3 टॉपिक मेनली जो इसके अंदर कवर किए थे, ये हमारा इंप्लीमेंटेशन पूरा होता है। फिर सर आता है इवैल्यूएशन का पार्ट। इवैल्यूएशन अगेन 3 टॉपिक पर टिका हुआ है। कंट्रोल किसे बुलाते हैं, 3 तरह के कंट्रोल होते हैं, मैनेजरियल कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल 4 टाइप के होते हैं, ये हमने कवर किया था। फिर हमने देखा सर कंट्रोल करते समय क्योंकि परफॉर्मेंस मेजर करनी होती है अपनी, तो वहां पर ले स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, जहां अगेन हमारे पास ब्रॉडली देखें तो 3 टॉपिक, डेफिनेशन तो है ही, किस किस तरह के परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, किन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर इन परफॉर्मेंस मेजर्स को चुनना चाहिए। और लास्टली हमारे पास एक बार आप परफॉर्मेंस मेजर्स के साथ परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, यू विल फाइंड डिविएशन। डिविएशन कहेंगे बदलाव लाइए, बदलाव लाने के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजिक चेंज का टॉपिक था। स्ट्रेटेजिक चेंज की बात करें तो टोटल बेटा 5 टॉपिक हैं। चेंज कैसे लाया जाता है, कर्ट लुईन का प्रोसेस, कर्ट लुईन का नाम लिख के पूछे तो वो देना है, अदरवाइज इन्होंने खुद 3 स्टेप्स बताए हुए हैं चेंज लाने के, वो भी बताने हैं। फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नाम का एक टॉपिक आया है, उसमें एक टॉपिक है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट में हमने देखा सर 2 मेन टॉपिक हैं, असेंशियल्स क्या है चेंज मैनेजमेंट के, नीड क्या होती है चेंज मैनेजमेंट की, क्यों करना पड़ता है, क्या बेनिफिट्स हैं उसके। फिर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट प्रैक्टिसेस चेंज मैनेजमेंट की, और 5 क्रूशियल पॉइंट्स विच हैव टू बी केप्ट इन माइंड जब आप चेंज मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। तो ये इन टोटल हमारा पूरा चैप्टर है। एक एक करके रिवाइज करते हैं चैप्टर। बात करें सबसे पहले फॉर्मुलेशन वाले टॉपिक्स की, तो चैप्टर 1 में मैंने आपके साथ कवर करा दी थी स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो बहुत डिटेल में रिवाइज नहीं करा रहा, मोटा मोटा आपको आइडिया है कि सर हमारे पास 5 स्टेजेस होती हैं, ये 5 स्टेप्स होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। स्टार्टिंग विद डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स। इसके बाद फिर आप एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करते हैं, जिसको प्यार से स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बुलाया जाता है। इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस की स्टडी होती है। इट कम्स टू एन एंड जब दोनों के बेसिस के ऊपर आप क्या कर लेते हैं, एक स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। दिस वाज योर चैप्टर 1, 2 एंड 3। चैप्टर 4 में हमने बात की थी 3rd स्टेज की, जहां पर आप फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटेजी करते हैं। इन अदर वर्ड्स, बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस आप स्ट्रेटेजिक चॉइसेस करते हैं। ब्रॉडली हमने देखा था सर 4 तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं जिनके अंदर से आपको चुनाव करना होता है, और इस स्ट्रेटेजीज को चुनने के लिए अलग अलग क्या दिए गए हैं, मॉडल्स थे जो हमने इसके अंदर कवर किए थे। अब जो लास्ट में बचे बताए टॉपिक है, ये फाइनल चैप्टर, ये इन 2 स्टेजेस का है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी जो हमने देखा था एक ऑपरेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है, कहीं ना कहीं शायद सारे प्रोसेस की सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है, सारे के सारे प्रोसेस का सबसे ज्यादा एक्शन टाइम कंज्यूमिंग एक एफर्ट्स यहां लगते हैं। जल्दी हमने आगे देखा है कि स्ट्रेटेजी बेटा, सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी नाम की अपने आप में कोई चीज ही नहीं होती, उसका सक्सेस या फेलियर किस बात पर डिपेंडेंट होता है कि वो सही ढंग से इंप्लीमेंट हो या ना हो। यहां पर हमने क्वेश्चन किया था बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर 1 में मैंने रिवाइज कराया था साथ में आपको, 8 एस्पेक्ट्स जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन करते समय ध्यान रखने होते हैं। याद है तो हमने इस तरह की लर्निंग स्किल बनाई थी कि ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट प्रैक्टिसेस लानी है,
बेस्ट प्रैक्टिस हमने क्या कहा था जी, अच्छी पॉलिसीज, अच्छे प्रोसीजर्स होने चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, अच्छे एम्प्लॉयज लाइए, सबके लिए क्या आता है, अच्छा पैसा चाहिए होता है, लीडरशिप चाहिए होती है, और लीडरशिप क्या करती है, मोटिवेशन देती है और एक कॉमन लिंक प्रोवाइड करती है। ये सारा हमारे पास क्या था, 8 पॉइंट्स थे जो हमने एस्पेक्ट्स नाम से कवर किए हुए थे। और लास्ट हमने देखा था सर इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो ये कहता है कि बार बार रीचेक करते रहिए कि डज योर स्ट्रेटजी स्टिल मेक सेंस। और 2 सिनेरियो हैं जहां इवैल्यूएशन करनी बहुत जरूरी हो जाती है। नंबर 1, जब आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया है, डिस्ट्रप्टिव चेंज आया है, जिसको बेटा स्पेशल अलर्ट कंट्रोल नाम से हम पढ़ रहे हैं, कि कुछ चेंज आया है जिसकी वजह से क्या करने की जरूरत है, आपको कंट्रोल लाने की जरूरत है, या कह लीजिए इवैल्यूएशन करने की जरूरत है, या क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है, आप अपने टारगेट्स नहीं अचीव कर पा रहे हैं। जनरली ये 2 सिनेरियो होते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, एक बार इवैल्यूएशन करनी चाहिए अपनी स्ट्रेटजी की। पहले चैप्टर में हमने किया हुआ था, एक बार मैंने आपको फटाफट से ऊपर से दोबारा रिवाइज करा दिया। इसी मॉडल को बेटा फ्रेड एयर डेविड ने 5 की जगह 3 टुकड़ों में बांट दिया था। पहले तीनों को मिलाकर उन्होंने कहा जी ये आपका फॉर्मुलेशन है, इंप्लीमेंटेशन को इंप्लीमेंटेशन नाम ही देते हैं, और फाइनली इवैल्यूएशन और कंट्रोल को क्या नाम दिया हुआ है, इवैल्यूएशन। तो उन 5 के साथ आपको ये डायग्राम देकर ये बताना है कि फ्रेड आर डेविड ने इनको क्या दिया है, 3 स्टेजेस का एक मॉडल का रूप में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल नाम से उन्होंने आपके सामने ये रखा है। बाकी टॉपिक नए थे जो हमने यहाँ कवर किए। 2 टॉपिक जो हमारे बेसिकली फॉर्मुलेशन से रिलेट करते हैं। एक हमारे पास है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर बात करें तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्लानिंग होती क्या है सर, प्लानिंग इन्वॉल्व होता है चूजिंग अबाउट व्हाट टू बी डन इन फ्यूचर। ये फ्यूचर बिल्कुल आज, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कितना भी लॉन्ग टर्म हो सकता है, और इसके बेसिस पे एक्शन प्लान बनाना। बेसिकली प्लानिंग एक फ्यूचर ओरिएंटेड काम है। इसका जो वेरी पर्पस है वो एक पाथ ऑफ एक्शन प्रोवाइड करना है ताकि आप अपने जो गोल्स हैं वो अचीव कर सकें। जनरली प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग बेटा 2 लेवल पर होती है, एक को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बुलाया जाता है, एक को ऑपरेशनल प्लानिंग बुलाया जाता है। हमने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दिमाग में रखे थे सर। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वो है जो टॉप मैनेजमेंट में की जाती है, ऑपरेशनल प्लानिंग वो है जो मिडल और लोअर लेवल के मैनेजर्स करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्योंकि टॉप पे की जाती है, ये ऑर्गेनाइजेशन की बेटा एक होलिस्टिक व्यू पे टिका हुआ है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के दिमाग में रख के किया जाता है। ऑपरेशनल प्लानिंग की बात करें तो ये होलिस्टिक व्यू नहीं होता है, ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए की गई क्या है, प्लानिंग है। तीसरा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करें तो इससे जनरली बेटा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजीज निकलती हैं। जब आप बात करते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग की तो यहां कोई स्ट्रेटेजीज नहीं बनती हैं, यहां कोई गोल सेट नहीं किए जाते हैं, यहां पर वो टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं जिनके थ्रू ये गोल्स अचीव किए जाते हैं। और चौथा सर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का प्राइमरी पर्पस एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। पैसा आएगा कहां से, पैसा बटेगा कैसे। ऑपरेशनल प्लान्स आएगा और बटे पे नहीं टिके होते हैं, उनका पर्पस ये होता है कि पैसा इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। इट इज मोर कंसर्न अबाउट यूटिलाइजेशन। तो ये हमने कुछ बेसिक क्या किए थे, डिफरेंसेस की बात की थी, या ये कह लीजिए कि इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स नाम से कवर करके आए थे कि 2 तरह की हमारे पास प्लानिंग होती है, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दूसरी क्या होती है, ऑपरेशनल प्लानिंग। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो यहाँ पर हमारे पास था दैट वाज स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को बिल्कुल सिंपल शब्दों में डिफाइन करें तो अनसर्टेनिटी होती क्या है, हमने कहा जी अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर सर्कमस्टांसेस। जनरली अनप्रिडिक्टेबिलिटी कहां से आती है, हमने कहा जी कई फैक्टर्स हैं जहां जैसे कि चेंजेस इन मार्केट्स, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, रेगुलेशन, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो जनरली आपको क्या लाके देती है, अनसर्टेनिटी लाके देती है ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी। इसलिए इसको फॉर्मुलेशन के अंदर रखा गया है कि फॉर्मुलेशन के दौरान अक्सर क्या होता है, इन चीजों के बारे में अगर चेंज आ जाता है तो आने वाले टाइम में क्या पैदा करती है आपके लिए, एक अनसर्टेनिटी लाती है। पहली बात हमने देखा कि सर सारी अनसर्टेनिटीज ऐसी नहीं होती हैं जिनको बराबर की इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, जिनके लिए एक तरह से मैनेज करने के स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। एक सर्टेनिटी, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी है या नहीं, इतनी इंपॉर्टेंस रखती है कि नहीं कि उसके लिए एफर्ट्स डाले जाएं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि बेटा वो किस एसबीयू को, किस प्रोडक्ट के आपको इंपैक्ट करने जा रही है। अगर वो ऐसे एसबीयू को इंपैक्ट कर रही है जो अपने आप में आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट कैसे चेक किया जाएगा कि सर उसके सेल्स में प्रोपोर्शन कितना है, प्रॉफिट में उसका प्रोपोर्शन कितना है। अगर आप कॉस्ट लीडरशिप वाली कंपनी है तो वो ओवरऑल आपकी कॉस्ट में कितना ऐड करता है। अगर ये इस तरह का एक इंपॉर्टेंट एसबीयू है तो इस एसबीयू के रेस्पेक्ट में आने वाली जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको क्या मान के चलिए, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी मान के चलिए। और अगर आपके सामने इस तरह की अनसर्टेनिटीज आती हैं तो इनसे डील कैसे किया जाए। हमने कहा जी डील करने के लिए आपको 5 चीजों का ध्यान रखना होता है। ये 5 चीजें हमने कैसे कवर की थी कि सर एक पार्टनरशिप अपनी एफडीआर की मॉनिटरिंग करती है। पार्टनरशिप पहला काम क्या था कि सर आपको अगर अनसर्टेनिटी से डील करना है तो अकेले काम मत करिए, पार्टनरशिप्स में काम करिए, कोलैबोरेशंस में काम करिए। जनरली पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन में काम करने से रिस्क शेयरिंग होती है, जिस वजह से आप अपने रिस्क को मैनेज कर पाते हैं। नंबर 2 एफडीआर, फ्लेक्सिबिलिटी रखिए बिजनेस के अंदर।
डाइवर्सिफिकेशन रखिए, सारे सिर्फ एक ही काम मत करिए, एंड हमारे पास आर से क्या था, रेजिलियंस बिल्ड कर लिए। रेजिलियंस क्या है, आपकी एबिलिटी की मुसीबत आए तो उससे आप कहाँ निकल पाए, बाहर निकल पाए। तो इसके अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इकट्ठे करके रखना, रिस्क मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज जनरेट करना, ये सब कुछ आता है। और लास्ट में हमने क्या था, मॉनिटरिंग करिए। मॉनिटरिंग में क्या था सर, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग करिए। कि कई बार आपको क्या करना पड़ता है, आप ये मान के चलते हैं कि अगर ये अनसर्टेनिटी इंकर हुई तो ये कई तरह के रूप ले सकती है। जैसे हमने जीएसटी वाला एग्जांपल लिया था कि सर कई तरह के सिनेरियोज बन सकते हैं, हर सिनेरियो को क्या रहिए, तैयार रहिए। इसको भी क्या बोला जाता है, अनसर्टेनिटी से डील करने का तरीका। तो लर्निंग स्किल हमारे पास क्या थी सर, पार्टनरशिप, एक एफडीआर की क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है। तो पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, रेजिलियंस, और हमारे पास क्या है, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग। ठीक है जी, ये हो गया था हमारा अनसर्टेनिटी वाला पार्ट। विद दिस फाउंड हमारा जो फॉर्मुलेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता था। अब हमारे पास 4 टॉपिक हैं इंप्लीमेंटेशन के और 3 टॉपिक किसके हैं, इवैल्यूएशन के। इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो पहले 5 इन्होंने बेसिक इंट्रोडक्शन टॉपिक्स दिए हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बात करी है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, जहां वो जनरली पहले डिफाइन करते हैं कि स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन होता क्या है। हमने कहा जी एक मैनेजरियल प्रोसेस है जहां पर एक चुनी हुई स्ट्रेटेजी को इन प्लेस लाया जाता है। इन अदर वर्ड्स ये आपके डिसीजन को एक्शन में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस है कि जो आपने डिसीजंस लिए हैं जब आप उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, ऑब्वियसली उसे क्या नाम दिया जाता है, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन है। जनरली यहां पर उन्होंने एक काम और बोला कि देयर इज नो सच थिंग एज अ साउंड स्ट्रेटेजी पर से, अपने आप में कुछ साउंड स्ट्रेटेजी नहीं होती है। इनफैक्ट एक लाइन मैंने आपको यहां ऐड करवाई थी कि ऑफन पीपल ब्लेम स्ट्रेटेजी फॉर फेलियर। जनरली फेलियर के लिए किसको ब्लेम किया जाता है कि स्ट्रेटेजी नहीं है, जबकि एक्चुअल फ्लॉ कहां लाई करता होता है, इंप्लीमेंटेशन में लाई करना होता है। और लास्ट में एक लाइन इसलिए हम देंगे कि सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है ना, वो एक फंक्शन है, यानी कि वो एक कॉम्बिनेशन है गुड स्ट्रेटेजी बनाने का और उसका इंप्लीमेंटेशन करने का। और इसी बात को नीचे बेटा एक मैट्रिक्स के रूप में हमने समझाया था, जहां हमने वाई एक्सिस पे फॉर्मुलेशन लिया था और एक्स एक्सिस पे इंप्लीमेंटेशन लिया था। दोनों जगह, एक जगह फ्लॉड और साउंड, दूसरी जगह वीक और एक्सीलेंट। यहां हमने देखा था सर बेस्ट केस सिनेरियो तो वो है जो बी सेल में फॉल करता है, जिसकी नो डाउट फॉर्मुलेशन भी एक्सीलेंट है, जिसकी इंप्लीमेंटेशन भी क्या है, बढ़िया की गई है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लंबा छोटा भी इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं है। आप अच्छी स्ट्रेटेजीज बना भी रहे हैं, उन स्ट्रेटेजीज को क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। ए वो पॉइंट है जहां अच्छी स्ट्रेटेजी बन तो रही है, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन के दौरान क्या आ रही हैं, कमियां आ रही हैं। तो यू विल हैव टू रीडिजाइन योर इंप्लीमेंटेशन प्रोसेसेस, उनके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। तीसरा सी में आ जाए तो बिल्कुल उल्टी कहानी है सर, ये बिल्कुल ही वो सिचुएशन है जहां पर आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी भी नहीं बन रही है, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी नहीं हो रही है, तो दोनों जगह एफर्ट डालने की जरूरत है। और डी ऐसी सिचुएशन है जहां इंप्लीमेंटेशन तो अच्छी है लेकिन फॉर्मुलेशन क्या है, वीक है। तो यहां सजेशन हम देंगे कि कंपनी को स्ट्रेटेजिक रीडिजाइन की जरूरत है, नई स्ट्रेटेजीज बनाने की जरूरत है। ठीक है जी, ये टोटल हमारे पास था इंटर रिलेशनशिप। इसी से एक मिलता जुलता कंसेप्ट आया था सर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, जो ये कहता था जी अगर आप रियल लाइफ सिनेरियो में देखें ना, तो ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन जो आपने लाइन डाल के अलग अलग बना दिया है, ये एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में ऐसा क्लियर कट डिफरेंस नहीं दिखता है। अक्सर देखा गया है कि दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। दोनों के अंदर 2 तरह के लिंकेजेस दिखते हैं। एक को हमने नाम दिया था फॉरवर्ड लिंकेजेस, जहां हम फॉर्मुलेशन का इंपैक्ट देखते थे किसके ऊपर, इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, जहां हम ये देखते थे कि किस तरह की स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं, ये बहुत हद तक ये तय करता है कि उन्हें इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। जैसे कि नई स्ट्रेटेजीज बनाने पर सर जनरली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में चेंज लाए जाते हैं। नई स्ट्रेटेजीज बनाने में जनरली वो लीडर्स जो उनको इंप्लीमेंट करेंगे उनमें क्या लाया जाता है, बदलाव लाया जाता है। तो यहां से कहीं ना कहीं हिंट मिलता है कि फॉर्मुलेशन किसे इंपैक्ट करता है, इंप्लीमेंटेशन को इंपैक्ट करता है। जब आप उल्टा इंपैक्ट देखते हैं कि सर कई बार क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन किसे इंपैक्ट करता है, फॉर्मुलेशन को। यहां पर जनरली देखा गया है कि सर इंप्लीमेंटेशन के दौरान जो आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जो आप पुरानी स्ट्रेटेजीज की फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन में आपने सीखा है, उसको जब आप इंप्लीमेंट करते हैं नई स्ट्रेटेजी में, इसको जनरली हम नाम देते हैं, ये क्या है, ये बैकवर्ड लिंकेजेस है। इन अदर वर्ड्स ये इंपैक्ट है, इफेक्ट है किसका, इंप्लीमेंटेशन का ऑन द नेक्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी जो आप करने जा रहे हैं। तो 2 तरह की हमने लिंकेजेस कवर किए थे। फिर सर तीसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, जहां पर जनरली 5 मार्क के सीधा पूछ लिया जाता है कि फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। अच्छे खासे पॉइंट दिए गए हैं। हमने कहा जी सबसे पहले अगर आप फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये एक प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, जबकि अगर आप इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो इट इज मोर ऑफ एन एग्जीक्यूशन रिलेटेड पार्ट, ये एग्जीक्यूशन से रिलेट करता है। फॉर्मुलेशन ऑब्वियसली दीज आर फोर्सेस जो कुछ काम करने से पहले काम आती हैं, यानी कि सोचने विचारने का, इसमें एक्शन नहीं होता। जबकि इंप्लीमेंटेशन इज एक्चुअली एक्शन, इट आर फोर्सेस जो एक्शन के दौरान काम कर रही होती हैं। फॉर्मुलेशन जनरली हमने देखा था सर इफेक्टिवनेस पे फोकस करता है, उनका पर्पस होता है अच्छी स्ट्रेटेजीज बना के अच्छे तरह से अचीव करना।
जबकि अगर आप इंप्लीमेंटेशन की बात करें, इट इज मोर अबाउट एफिशिएंसी, कि कितने बेहतर तरीके से उसे क्या किया जा सकता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अलग अलग स्किल सेट मांगता है। फॉर्मुलेशन की बात करें, ये इंटेलेक्चुअल और रैशनल प्रोसेस है। इंप्लीमेंटेशन की बात करें, ये कैसा प्रोसेस है, ऑपरेशनल प्रोसेस है। फॉर्मुलेशन की बात करें बेटा, इसके अंदर किस तरह की स्किल चाहिए, ये इंट्यूटिव, लॉजिकल, कंसेप्चुअल, एनालिटिकल स्किल मांगता है। जबकि इंप्लीमेंटेशन लोगों से काम करवाना जानता है, या उसके लिए ये कह लीजिए उसमें लीडरशिप और मोटिवेशन का रोल होता है। फॉर्मुलेशन बेटा ज्यादातर टॉप लेवल पर होती है, इंप्लीमेंटेशन का काम ज्यादातर मिडल और लोअर लेवल मैनेजर्स को दिया जाता है। इंप्लीमेंटेशन एक एंटरप्रेन्योरियल एक्सरसाइज है जहां डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, जबकि अगर आप इंप्लीमेंटेशन की बात करें, इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। वो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है, सोचने विचारने वाली एक्टिविटी है, रिस्क टेकिंग एक्टिविटी है। ये कैसा काम है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। और लास्ट में फॉर्मुलेशन सर पहले आती है इंप्लीमेंटेशन से, ऑब्वियसली इंप्लीमेंटेशन किसके, फॉर्मुलेशन के बाद आती है। तो ये 8 पॉइंट्स है जहां पर हमने डिफरेंशिएट किया था। चौथा टॉपिक जिसके अंदर आता है, दैट वाज रिगार्डिंग एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का डिफरेंस। पहले दोनों को डिफाइन करना है। हमने कहा जी एफिशिएंसी बेसिकली होता है सुटेबल इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज अचीव करना, और इनपुट आउटपुट रेशियो अचीव करना ऑफ योर फंड्स, रिसोर्सेज, फैसिलिटीज, एफर्ट्स। जबकि इफेक्टिवनेस टिका होता है आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की अटेनमेंट के ऊपर। सिंपल भाषा में बात करें तो सर इफेक्टिवनेस होता है जब आप किसी चीज को, ये सही चीज करना, टू डू राइट थिंग्स, स्ट्रेटजीज अचीव करना, गोल्स अचीव करना। एफिशिएंसी इज मोर अबाउट डूइंग द थिंग्स राइटली। तो ये अच्छी लाइन है जो दी जा सकती है कि इफेक्टिव, टू बी इफेक्टिव मींस टू डू राइट थिंग्स, while to be efficient is to do the things rightly। जनरली हमने कहा जी जो ये आपकी एफिशिएंसी होती है, दिस एफिशिएंसी इज मोर और लेस इंट्रोस्पेक्टिव। ये आपको पता होता है कि ये काम जो मैंने अचीव कर लिया है, क्या ये इससे बेहतर तरीके से किया जा सकता था। जबकि अगर आप इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो इफेक्टिवनेस इज मोरली रिलेटेड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इन अदर वर्ड्स बेटा बाहरी दुनिया इफेक्टिवनेस देखती है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं। आपको अंदरूनी इंटरनल जो फीलिंग है वो क्या बताती है कि आप एफिशिएंट हैं या नहीं है। तो जनरली हमने इसके लिए एक मैट्रिक्स देखी थी सर, 4 सिनेरियोस, जहां पर हमने देखा जी बेस्ट सिनेरियो तो वो है जहां आप एफिशिएंट भी हैं और इफेक्टिव भी हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो वो है जहां ना आप एफिशिएंट हैं ना आप इफेक्टिव हैं। 2 सिनेरियो ऐसे आते हैं जब सर एक जगह प्रॉब्लम आती है। जैसे कि बात करें सर, हम एफिशिएंट तो हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं है, यानी कि अपने गोल्स, अपने स्ट्रेटेजिक विजन अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन सही ढंग से हो रहा है। तो बेटा आपके बुक का ये कहना है कि ऐसे सिनेरियो में ऑर्गेनाइजेशन लंबा नहीं चलेगी। इन अदर वर्ड्स वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है, इफेक्टिवनेस को दे रहा है कि यू हैव टू बी इफेक्टिव। जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तय किए जा रहे हैं उनको अचीव करना बहुत जरूरी है। बेस्ट रिसोर्सेज में कर जाएं, बहुत अच्छी बात है, यू विल थ्राइव, आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इफेक्टिव रहेंगे, भले ही एफिशिएंट ना रहें, आप सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर आप उल्टे सिनेरियो में आ जाते हैं कि आप गोल्स अचीव करना बंद कर देते हैं लेकिन एफिशिएंसी पे फोकस करने लग जाते हैं, आज नहीं तो कल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, बंद होगी। तो उन्होंने सिंपल भाषा में लिखा है कि जब जब आप इफेक्टिव नहीं होते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन डाइज। इन इफ यू आर एफिशिएंट एंड नॉट इफेक्टिव, थोड़ा टाइम सर्वाइव कर जाएंगे, इसको हम बोलते हैं डाई स्लोली। और आप इफेक्टिव नहीं है और एफिशिएंट भी नहीं है तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, डाई क्विकली। इन अदर वर्ड बेटा 2 और 3 सेल में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कहते हैं बेहतर है आप कहां हो, सेल 3 में हो एज कंपेयर टू सेल 2। इन अदर वर्ड सेल 2 एक वर्स पोजीशन है एज कंपेयर टू सेल 3। ये हमारा कंसेप्ट था किसके बारे में, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में। और आखिरी एक कंसेप्ट हमने कवर किया था, इश्यूज इन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। ये मैंने आपको बताया था सर, ये 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। जल्दी पूछा कम जाता है, लेकिन हमने इसको एक डायग्राम के थ्रू समझा था। सर प्रैक्टिकली अगर आप बात करें तो ये कहता है जी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्ट्रेटेजी बनाती है तो स्ट्रेटेजी अपने आप में सक्सेसफुल नहीं हो जाती, ये अपने आप में सक्सेस का कारण नहीं बनती है। आपको इन स्ट्रेटेजीज को क्या करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। और स्ट्रेटेजीज को एक्टिवेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है सर, उन स्ट्रेटेजीज के बेसिस पे कई सारे प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं। इन प्रोग्राम्स को किस किस में तोड़ना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स में तोड़ना पड़ता है। और इन प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, फंड्स चाहिए। तो 3 काम हमारे पास, प्रोग्राम्स बनाइए, प्रोजेक्ट्स बनाइए, उनके अंदर क्या एलोकेट करिए, रिसोर्सेज एलोकेट करिए, उनके अंदर फंड्स एलोकेट करिए। उसके बाद 3 चीजें और चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत है, एक फंक्शनल पॉलिसीज की जरूरत है, इसके अलावा तीसरा बिहेवियर इनपुट्स, एक अच्छे कल्चर की, एक अच्छे बिहेवियर की जरूरत है जो काम को क्या करवा सके। कि बेसिकली बेटा लीडरशिप से आता है, जो हमने देखा था, बिहेवियर या अच्छा कल्चर चाहिए। तो ये 3 चीजें मिलकर हमने कहा जी ये वो इश्यूज हैं जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन के दौरान आपको ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है जी, ये हो गया, दिस वॉज रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन।
फिर बात करें उसी सीक्वेंस में चलते बेटा जिस सीक्वेंस में करना चाहिए कायदे से, हम स्ट्रेटेजिक चेंज पे नहीं आ रहे। फिर हमने देखा सर इसके बाद सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं सर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 हमने कहा जी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास आता है मैकेंजी का 7S मॉडल। 7S मॉडल में क्या है, उन्होंने कहा जी मैकेंजी का 7S मॉडल ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है, वो इफेक्टिवनेस इस बात से तय होती है कि वो जो 7 फोर्सेस हैं, 7S हैं, इनके अंदर कैसा इंटर रिलेशनशिप बनाता है। इन 7S को उसने 2 टुकड़ों में बांटा है कि सर इसमें कुछ हार्ड एलिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ सॉफ्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं। हार्ड एलिमेंट्स उन्होंने किसको नाम दिया है, उन्होंने कहा जी ये वो वाले फैक्टर्स हैं, ये वो वाले एस हैं जो कि मैनेजमेंट कंट्रोल कर लेती है, यानी कि जो पूरी तरह किसके कंट्रोल में रहते हैं, मैनेजमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। जनरली इसके अंदर 3 एस कवर किए गए हैं। सबसे पहले सर स्ट्रेटेजी, नंबर 2 स्ट्रक्चर, नंबर 3 सिस्टम्स। तो स्ट्रेटेजी आपके कंट्रोल में होती है, पहला एस जो ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनाइजेशन का, फ्यूचर बताता है, स्ट्रेटेजी बनाना ये आपके हाथ में है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करना ये आपके हाथ में है, और उस स्ट्रक्चर के तहत काम करने के सिस्टम्स पैदा करना, टीम लीडर्स खड़े करना, अलग अलग टास्क बनाना, अलग अलग ऑपरेशंस एलोकेट करना, ये आपके हाथ में आता है। और 4 चीजें जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपके हाथ में नहीं होती हैं क्योंकि ये कल्चर से गवर्न होती हैं। उन 4 इसको नाम दिया गया। नंबर 1 शेयर्ड वैल्यूज, इन अदर वर्ड्स आपके कोड ऑफ एथिक्स, बिलीफ सिस्टम्स, आपके लीडर का काम करने का स्टाइल, जो हमने देखा था 2 तरह का होता है, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल। तीसरा आपका स्टाफ और उस स्टाफ की स्किल्स, कोर कॉम्पिटेंसीज। दीज आर 7S जिससे मिलकर किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्या चलते हैं, इफेक्टिवनेस, परफॉर्मेंस जज की जाती है कि वो इफेक्टिव है या नहीं, परफॉर्मेंस है कि नहीं, वो इन 7 फैक्टरों के इंटर रिलेशनशिप पे टिकी हुई है। इस मॉडल की बेटा लिमिटेशन भी है, 4 इसकी लिमिटेशंस बताई थी सर। सबसे बड़ी इस मॉडल की लिमिटेशन ये है कि ये पूरी तरह इंटरनल एनवायरनमेंट पर टिका हुआ है, इसने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को एनालाइज ही नहीं किया है। तो ये मॉडल पूरी तरह से किसे इग्नोर कर देता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस इन इंपैक्टिंग योर इफेक्टिवनेस पूरी तरह से इग्नोर करता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर ये इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस होती क्या है, ये इसी को ही नहीं डिफाइन कर पा रहा। ये सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कंपनी की इफेक्टिवनेस 7 बातों पर टिकी हुई है, इफेक्टिवनेस क्या होती है ये नहीं बताता। नंबर 3 सर ये स्ट्रेटेजी बनाने में, उसे एग्जीक्यूट कराने में जो रियल गैप्स हैं, जो समस्याएं आती हैं स्ट्रेटेजी बना के बदलने में, उनके बारे में कहीं बात नहीं कर रहा है। और ये मॉडल बहुत ज्यादा क्या है, स्टैटिक है, फ्लेक्सिबल नहीं है। 4 हमने इसके वो देखे थे। और सर ये एक डायग्राम है जो इसके साथ देना है। इसके अंदर करना क्या है बेटा, जो शेयर्ड वैल्यूज है उसको सेंटर में रखना है। ऊपर वाले 3 साइड हार्ड एलिमेंट्स हैं, नीचे वाले 3 साइड पर क्या है, सॉफ्ट एलिमेंट है। तो 6 एलिमेंट का इस तरह से आपको एक डायग्राम देके आना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7S मॉडल नया आया है तो चांसेस आने के काफी ज्यादा है, पेपर के अंदर हमें 7S मॉडल पूछ सकता है। फिर सर पुराने टॉपिक्स जो ऑलरेडी हमारे सिलेबस में शुरू से रह रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, हमने कहा जो ऑर्गेनाइजेशन हमने याद किया था, ये TCS होता है। बेसिकली क्या है, ये डिफाइन करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में टास्क कैसे एलोकेट होते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे अचीव की जाती है, सुपरविजन कैसे की जाती है, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर ले। दूसरा इसके अंदर वर्ड है सर, ये फॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है किस चीज का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटेंडेड रोल, प्रोसीजर्स, गवर्नेंस मैकेनिज्म्स का। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है कि सर जब जब स्ट्रेटेजी में चेंज होता है ना, जनरली ये देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्ट्रक्चर बदलने पड़ते हैं। इसके लिए 2 कारण उसने दिए। नंबर 1 उन्होंने कहा जी आपकी स्ट्रक्चर हमेशा ये डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज कैसे बनाएगी। इन अदर वर्ड्स, जब आप स्ट्रेटेजी बेटा अचीव करने शुरू करते हैं, उनको अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स में, अलग अलग गोल्स में तोड़ना पड़ता है। ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स किस टर्मिनोलॉजी में बनाए जाएंगे, ये जनरली आपका स्ट्रक्चर तय करता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ज्योग्राफिकल बेसिस पे डिविजन्स बनाती हैं, जनरली जब वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स तय करेंगी तो वो कैसे ही बनाएंगी, ज्योग्राफिक टर्म्स में बनाएंगी। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट बेसिस पे बनाते हैं, बना के बैठे हैं अपना स्ट्रक्चर, तो ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी कैसे तय किए जाएंगे, ये प्रोडक्ट बेसिस के, प्रोडक्ट की टर्मिनोलॉजी की भाषा में तय किए जाएंगे। दूसरा जिसकी वजह से फर्क पड़ता है सर, स्ट्रक्चर ये तय करता है कि रिसोर्सेज कैसे एलोकेट किए जाएंगे। तो किसी भी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसे की जरूरत है, टॉप मैनेजमेंट को पैसा अलॉट करना पड़ता है। पैसा अलॉट करने का बेसिस भी क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है। तो अगर ज्योग्राफिक डिविजन्स हैं तो उन्हीं के टर्म्स में पैसा बांटा जाएगा। प्रोडक्ट के बेसिस पर है तो अलग अलग प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, डिवीजन दिया जाएगा। आप फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो अलग अलग फंक्शंस के लिए क्या दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे। तो ये 2 कारण है जिसकी वजह से एक स्ट्रेटेजी बनाने पर स्ट्रक्चर में क्या लाना पड़ता है, चेंज लाना पड़ता है। और यहीं पे बेटा चैंडलर ने अपना एक मॉडल डाला था। उन्होंने कहा था जनरली देखा गया है कि जब जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजीज बदलती हैं तो एक प्रोसेस घटता है जिसकी वजह से क्या करनी पड़ती हैं,
स्ट्रेटेजीज बदलने, आपको अपना स्ट्रक्चर बदलना पड़ जाता है। उस प्रोसेस को उन्होंने एक साइक्लिक फॉर्म में दिखाया था कि सर जब भी कोई नई स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, अक्सर देखा गया इन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आप पुराने स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करना चाह रहे हैं, नई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स के कई इंडिकेटर्स होते हैं, उन्होंने नीचे बताया जी इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि सर बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं जो एक ही व्यक्ति अलग अलग मीटिंग्स अटेंड किए जा रहा है। दूसरा हमने देखा जी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत बढ़ चुके हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो चुकी है, इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट्स आने लग गए हैं। ये सब इस बात का इंडिकेशन है कि क्या आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसे सिनेरियो में ऑर्गेनाइजेशन को अपनी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती हुई दिखाई देगी। ऑर्गेनाइजेशन नया स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करेगी एंड देन इट विल सी कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर आपकी परफॉर्मेंस में क्या आ रही है, इंप्रूवमेंट आ रही है। उसके उन्होंने इसके नीचे ये बताया कि सर एक फर्म क्योंकि एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करती है, तो कई सारे ऐसे बदलाव आएंगे जो आपको ये कहने पर या ये फोर्स करने पर या ये इंडिकेशन देंगे कि आपको स्ट्रक्चर क्या कर लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए। लेकिन बेटा हर छोटे मोटे चेंज के रिस्पॉन्स में स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए। लेकिन हाँ, जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटेजी बदलती है, ऐसे सिनेरियो में जनरली क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ रीजंस कि आपको कई सिम्टम्स दिखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ना सही होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, जो हमने अभी देखा कि सर नंबर ऑफ मीटिंग्स बहुत बढ़ जाएंगी, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत बढ़ जाएंगे, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कंफ्लिक्ट आने लग जाएगा। ये वो सिनेरियो जब आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को चेंज लाना पड़ेगा। लास्ट में बेटा क्वेश्चन बता के जाते हैं कि स्ट्रक्चर में चेंज करने से अक्सर देखा गया है कि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन फैसिलिटेट तो होती है, बेहतरी तो आती है, लेकिन जितना मर्जी स्ट्रक्चर बदल लीजिए, कुछ काम है जो स्ट्रक्चर भी नहीं कर पाएंगे। जैसे वो आपकी एक बैड स्ट्रेटजी को गुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो बुरे मैनेजर्स को अच्छा नहीं बना देंगे, वो आपके बेकार प्रोडक्ट्स को बिकवाना शुरू नहीं कर देंगे। तो ये बात भी ध्यान रखनी है बेटा, स्ट्रक्चर बदलना कोई जादू नहीं है जो सारी समस्याओं को क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है। वो इंप्लीमेंटेशन में फैसिलिटेट कर सकता है, लेकिन बुरी बनी हुई स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। आपके मैनेजर्स को अच्छा नहीं कर देगा जिनके पास लीडरशिप नहीं है, आपके प्रोडक्ट बेहतर नहीं बना देगा। ये हमारे पास आंसर था किस चीज का, कि चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफन रिक्वायर्स चेंजेस इन द वे ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर। तो इसमें दो आपको क्या आएंगे पॉइंट्स, चैंडलर का डायग्राम, चैंडलर की एक्सप्लेनेशन। एक ट्रू फॉल्स के लिए सर यहाँ क्वेश्चन बनता है कि अक्सर देखा गया है कि ये बैकवर्ड भी काम करता है, कि हमारा स्ट्रक्चर हमारे स्ट्रेटेजी को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ आपको ट्रू देके यही बताना है कि हाँ, स्ट्रक्चर का भी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन पे इंपैक्ट आता है। जनरली देखा गया है कि ऐसी स्ट्रेटेजीज जो मैसिव स्ट्रक्चरल चेंजेस लाती हैं, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके स्ट्रक्चर बन चुके हैं, वो अक्सर ऐसी स्ट्रेटेजीज अवॉइड करती हैं जिनसे उनको क्या करना पड़े, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर में चेंज लाना पड़े। तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रक्चर ही डिटरमाइन कर रहा होता है कि आप आने वाले टाइम में किस तरह की स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करेंगे। दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर आता है। उसके बाद सर हमारे पास टोटल 8 स्ट्रक्चर हैं जो उन्होंने इस चैप्टर में साथ कवर किए हैं। बात शुरू हुई थी फ्रॉम सिंपल स्ट्रक्चर। सर सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल स्ट्रक्चर एक ओनर ड्रिवन स्ट्रक्चर है, जहां पर सारे मेजर डिसीजंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ओनर लेता है, उनको डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर करता है। सिर्फ कुछ स्टाफ होता है, कुछ एम्प्लॉइज होते हैं जो मेयर एग्जीक्यूटर के रूप में काम करते हैं। पूरी डिसीजन मेकिंग इस ओनर के हाथ में होती है। जनरली देखा गया है कि ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर जनरली यूजफुल होता है सिंगल प्रोडक्ट बिजनेस में, सिंगल ज्योग्राफिकल मार्केट में काम कर रहे बिजनेसेस के लिए। जनरली अगर आप फोकस कॉस्ट लीडरशिप या फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं, तब ये स्ट्रक्चर आपके काम आएगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सर लंबा चौड़ा स्पेशलाइजेशन नहीं होता है ओनर के पास किसी टास्क में, कोई रूल्स नहीं होते हैं, कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई बहुत बड़े इंफॉर्मेशन सिस्टम्स नहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हर काम में ओनर का क्या होता है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से बेटा कुछ एडवांटेज भी आ जाते हैं, जैसे कम्युनिकेशन बड़ी फ्रीक्वेंट और फास्ट हो जाती है, इनोवेशन के प्रति आप बहुत ज्यादा क्विक हो जाते हैं, नए प्रोडक्ट आसानी से ला सकते हैं। इस वजह से शॉर्ट टर्म में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट भी कई बार आप क्या ले जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि आप सारे डिसीजन खुद ले लेते हैं, जल्दी ले लेते हैं, नया प्रोडक्ट ले आते हैं, एक ओपननेस रहती है इनोवेशन के प्रति, फ्लेक्सिबिलिटी है काम करने की। तो इस वजह से आप कई बार क्या करते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले आएंगे। लेकिन लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी, यू विल फील कि नीड है एक एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर की, क्योंकि यहां पर बेटा ओनर को दो जगहों पे समस्या आएगी, उसके ऊपर दो तरह के प्रेशर आते हैं। नंबर एक, उसको स्किल की कमी लगती है, सारे काम क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता, उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास लैक है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का। दूसरा टाइम का, एक व्यक्ति कितने काम करेगा, तो टाइम की क्या आती है, कमी आती है। और इन कारणों की वजह से देखा गया है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है, इस ओनर ड्रिवन स्ट्रक्चर को छोड़कर किसकी तरफ जाया जाता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर की तरफ जाया जाता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है सर, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर एक ओनर, एक सीईओ, एक हेड होता है,
और उसके नीचे उसके पास कुछ अपना स्टाफ होता है, एंड देन उसके नीचे कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, फंक्शनल एक्सपर्ट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इट्स बेसिकली ए स्ट्रक्चर जहां पर क्या किया जाता है, टास्क को, एक्टिविटीज को ग्रुप किया जाता है बेस्ड ऑन डिफरेंट फंक्शंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होते हैं, यानी कि परचेज, सेल्स, एचआर, फाइनेंस, इस तरह के फंक्शन से बांट दिया जाता है। इससे बेनिफिट क्या आता है सर? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये ना स्पेशलाइजेशन लाता है कि हर काम जो आप करवा रहे हैं फंक्शनल एक्सपर्ट से, वो फंक्शनल एक्सपर्ट उस काम में क्या है, एक्सपर्ट है। तो जो वो लैक ऑफ एक्सपर्टीज का डिसएडवांटेज था वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है बेटा, बिजनेस में एफिशिएंसी आती है। नंबर 3, स्ट्रक्चर बाकी मॉडल्स के मुकाबले, बाकी स्ट्रक्चर के मुकाबले अभी भी सिंपल है, अभी भी कॉस्ट फ्रेंडली है, यानी कि लंबा चौड़ा खर्चा नहीं कराता है। डिसीजन मेकिंग भी लंबी चौड़ी हैम्पर नहीं होती, क्योंकि सारे डिसीजन किसके हाथ में रहते हैं, ओनर के हाथ में, तो डिसीजन मेकिंग भी क्विक ही रहती है। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि सर सारी अकाउंटेबिलिटी आज भी टॉप पर ही है। आप इन फंक्शनल मैनेजर्स को प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ये फंक्शनल मैनेजर सर अलग अलग कामों में एक्सपर्टीज रखते हैं, जनरली देखा गया है कि इनके अंदर क्या हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है। तीसरा, सर ये फंक्शनल हेड्स जो हैं बड़ी मायोपिक व्यू रखते हैं, ये पर्टिकुलरली अपने काम से आगे नहीं सोचते हैं, केवल वहीं तक अपने दिमाग को सीमित रखते हैं। और चौथा, हमने इसके अंदर बात की थी सर, इसमें करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। जनरली देखा गया है कि एम्प्लॉय का मोरल जनरली मॉडल इस स्ट्रक्चर में क्या रहता है, कम रहता है, क्योंकि लंबी चौड़ी हायरार्की नहीं है, तो क्या नहीं बचती है, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बचती हैं। फिर सर इस स्ट्रक्चर का अमेंडमेंट किया जाता है इन फेवर ऑफ तीसरा स्ट्रक्चर, जिसको क्या नाम दिया गया है, डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है सर, वो फंक्शनल स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अलग अलग तरह की क्या बनाती है, डिविजन्स बनाती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग मार्केट को सर्व करने के लिए। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ, डिविजन्स कितने बेसिस पे बनती है? डिविजन्स जनरली सर 4 बेसिस पे बनाई जाती हैं। नंबर 1, ज्योग्राफिक एरिया पे बनाई जा सकती है। ये जनरली वो ऑर्गेनाइजेशन करती हैं जिनका बिजनेस कई सारे ज्योग्राफिक एरियाज में स्प्रेड है, और उनको ऐसा लगता है कि अलग अलग ज्योग्राफिक एरिया के लिए प्रोडक्ट को अलग अलग तरह से टेलर करना पड़ेगा या अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, तो वो डिविजन्स किस बेसिस पे बना लेती हैं, ज्योग्राफिक बेसिस के ऊपर। दूसरी, ऐसी कंपनियां बेटा जिनके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं और सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे से अलग हैं, तो ऐसी कंपनियां जनरली जो आपका डिवीजन बनाती हैं वो किस बेसिस पे बनाती हैं, प्रोडक्ट या सर्विस के बेसिस पे बनाती हैं। तीसरा, कस्टमर, अगर आप अलग अलग क्लास ऑफ कस्टमर्स को, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को सर्व करते हैं, एंड यू नो कि वो कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस बाकियों से क्या हैं, अलग हैं, तो आप टाइप ऑफ कस्टमर के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, अपने डिवीजन बना सकते हैं। जैसे हमने बुक सेलिंग कंपनी का बात की थी कि सर वो डिपेंडिंग अपॉन 12th तक का बच्चा है, प्रोफेशनल है, कॉलेज पढ़ रहा है, आफ्टर डिग्री कर रहा है, तो उसके हिसाब से अपनी क्या बना के रखती हैं, अलग डिविजन्स बना के रखती हैं। एंड लास्ट हमने बात की थी प्रोसेस बेसिस पर। सर ये जनरली उन जगहों पर होता है जहां एक ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को अपने प्रोसेसेस के बेसिस पर क्या कर लेती हैं, क्लासिफाई कर लेती हैं। अब ये काफी हद तक सर फंक्शनल स्ट्रक्चर जैसा लगता है, क्योंकि आपको लगता है ये तो अलग अलग फंक्शंस हैं, बट डिफरेंस क्या है सर, ये अलग अलग फंक्शंस नहीं है एक बिजनेस के, ये एक कंपनी के अलग अलग डिविजन्स हैं। इसलिए जो यहां पर इन डिविजन्स का हेड होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है, एज अगेंस्ट टू फंक्शनल स्ट्रक्चर जहां पर वो फंक्शनल हेड्स क्या नहीं करते हैं, किसी तरह के परचेज सेल का क्या नहीं करते हैं, प्रॉफिट या लॉस का नुकसान नहीं उठाते। यहां अगर आप अलग अलग प्रोसेसेस बना रहे हैं, जैसे हमने वो वेल्डिंग, पेंटिंग ये एग्जांपल लिए थे कि एक कंपनी ये अलग अलग सर्विसेज दे रही है, तो उसने सबको क्या बना लिया है, अलग अलग डिविजन्स बना लिया है, तो सबका हेड क्या होगा, अपने अपने प्रॉफिट के लिए जिम्मेवार होगा। एडवांटेजेस क्या है इसके? सर टोटल 6 एडवांटेज हमने देखे थे। नंबर 1, अकाउंटेबिलिटी बहुत क्लियर होती है। सर हर डिवीजन हेड को पता होता है कि मैं अपने डिवीजन के सेल्स और प्रॉफिट के लिए क्या हूं, जिम्मेवार हूं। नंबर 2, एम्प्लॉय मोराल बेटा ज्यादा होता है 2 कारण की वजह से। एक तो यहाँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, तो मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज को अथॉरिटी मिलती है, अथॉरिटी की वजह से क्या आती है, मोटिवेशन आती है। नंबर 2, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी होती हैं। 3 का हमारे पास हो गए। चौथा सर यहाँ पर अगर हम बात करें, लोकल कंट्रोल ऑफ लोकल सिचुएशंस, क्योंकि आपने डिविजन्स बनाई हैं, डिसीजन मेकिंग डेलीगेट करी है, तो जो समस्या होती है वो निचले लेवल पर ही क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। अलग अलग डिविजन्स आपस में बेटा कंपटीशन की भावना प्रमोट करते हैं। एंड 5वां और आखिरी सर, नया डिवीजन, नया प्रोडक्ट आसानी से ऐड किया जा सकता है। ये क्या है, एक बड़ा फ्लेक्सिबल सा स्ट्रक्चर है। डिसएडवांटेज ब्रॉडली 2। एक तो सर इन डिविजन्स में आपस में बायस आता है, कंफ्लिक्ट होता है। कई बार देखा गया है कि जो टॉप मैनेजर्स हैं वही इनमें क्या करना शुरू कर देते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं किसी डिवीजन को, जिसकी वजह से डिविजन्स में क्या हो जाता है, कंफ्लिक्ट आ जाता है। नंबर 2, मॉडल बेटा कॉस्टली है। कॉस्टली होने के 4 कारण हैं। नंबर 1, सर ये जो फंक्शनल स्पेशलिस्ट हैं, पहली बात तो ये 2 तरह से डुप्लीकेट होते हैं, हर डिवीजन में डुप्लीकेट होते हैं और हेड ऑफिस और डिविजन्स में क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं।
जब इतने सारे फंक्शनल हेड रखोगे तो ऑब्वियसली क्या होगी, कॉस्टिंग बढ़ेगी। नंबर 3, जो आपने ये डिविजनल हेड रखे हैं, दीज आर अगेन एडिशनल लेयर, ये मैनेजर्स वेल क्वालिफाइड होंगे, ये भी क्या लेंगे, पैसा लेंगे। और इस स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए बेटा जो कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं, उस कंट्रोल्स के ऊपर क्या आता है, कॉस्टिंग आता है। टाइम टू टाइम आप मीटिंग्स लेते हैं, रिपोर्ट्स लेते हैं, सारे डिविजनल मैनेजर्स की मीटिंग करते हैं, तो ये जो कंट्रोल सिस्टम जनरेट करना पड़ रहा है, ये भी अपने आप में क्या करता है, कॉस्ट के अंदर ऐड करता है। तो 4 कारण जिसकी वजह से हमने बोला जी प्रैक्टिकली ये क्या होता है, एक कॉस्टली होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल के बाद सर हमारे पास आता है मल्टी डिविजनल, जो लगभग डिविजनल जैसा ही है, बस फर्क क्या है कि सर यहाँ ना अथॉरिटी का डिफरेंस है। वहां पर अगर आप बात करें तो डिविजनल स्ट्रक्चर में जो आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है, जो आपका ये कह लीजिए सीईओ है, जो आपका टॉप मैनेजमेंट है, उसके पास कुछ फंक्शनल हेड्स होते हैं, वो कई सारे डिसीजंस अपने लेवल पे लेता है, परचेज के, सेल के, मार्केटिंग के। मल्टी डिविजनल में आगे बेटा वो काफी हद तक सारा काम क्या कर देता है, डेलीगेट कर देता है। वो केवल 2 काम करता है, ओवरऑल बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी बनाता है और ओवरऑल कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। बाकी ज्यादातर डे टू डे बिजनेस किसके पास दे दिए जाते हैं, डिविजन्स के पास। तो इसके अंदर अथॉरिटी का लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाता है। बाकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लगभग सेम ही रहते हैं। यहाँ भी अकाउंटेबिलिटी क्लियर रहती है, यहाँ भी वही लोकल रिस्पॉन्स है लोकल सिचुएशंस को, यहाँ भी आसानी से नई डिवीजन जोड़ी जा सकती है, और यहाँ भी वही डिसएडवांटेजेस रहते हैं कि ये कॉस्टली स्ट्रक्चर है और प्रैक्टिकली क्या है, यहाँ भी डिविजन्स में क्या हो सकता है, कंफ्लिक्ट हो सकता है। तो अलग से जनरली इसलिए मल्टी डिविजनल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये काफी हद तक क्या ही है, बस थोड़ा सा अथॉरिटी का डिफरेंस है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया जाता है, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। मेनली जो इसके अंदर से एक इसका हायर वर्जन है, ये कह लीजिए इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन है, ये जनरली कहलाता है एसबीयू स्ट्रक्चर। सर ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं, जिनकी डिविजन्स इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि वो डिविजन्स को डिविजनल स्ट्रक्चर से क्या नहीं कर सकती हैं, मैनेज नहीं कर सकती हैं। ऐसे सिनेरियो में वो ग्रुपिंग ऑफ डिविजन्स करती हैं। तो एसबीयू ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी रैशनल क्राइटेरिया पे, किसी साइंटिफिक क्राइटेरिया पर, किसी यूनिफॉर्म फीचर पर अपनी अलग अलग डिविजन्स को अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में डाला जाता है, जिस ग्रुप को नाम दिया जाता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। पहले तो मैं देखा था स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंडिपेंडेंट बिजनेस या कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस माना जाता है, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग से काम करता है। नंबर 2, इसका अपना मैनेजर होता है। नंबर 3, इसके अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं, अपने विजन होते हैं, अपने क्या होते हैं, मिशन होते हैं। एसबीयू स्ट्रक्चर का सर बेनिफिट क्या होता है? नंबर 1, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम है सर, इसके अंदर एक नया लेयर आता है। हमने देखा था सर यहाँ सीईओ नहीं बुलाते टॉप को, वहां क्या नाम देते हैं, प्रेसिडेंट नाम देते हैं। उसके नीचे कई सारे एसबीओज होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट कहलाते हैं, एसबीओ के हेड, या कई बार उनको सीईओज बुला देते हैं बिजनेस के। फिर उनके नीचे कई सारी डिवीजन होती हैं जो डिविजनल हेड्स होते हैं, और हर डिवीजन में क्या होते हैं, कई सारे फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं। एडवांटेज ये है कि कोऑर्डिनेशन आसानी से हो जाती है। लार्ज और डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट करने का शायद यही तरीका है और कोई तरीका भी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी आसानी से फिक्स की जा सकती है सारे एसबीओ मैनेजर्स की। रिसोर्सेज एलोकेट करने में मदद आती है। हर बिजनेस को रिव्यू करने की मदद मिलती है कि कौन सा कमा रहा है और कौन सा नहीं कमा रहा, और ये सब आपको क्या हेल्प करता है, ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन संभालने के लिए बेटा उनको क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे एसबीओ में बांटना पड़ता है। जनरली इसका डिसएडवांटेज एक ही है कि जो ये एसबीओ मैनेजर वाइस प्रेसिडेंट आप बिठा देते हैं, एक तो इसका लंबा चौड़ा रोल नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम करता है। और क्योंकि बैठता है तो बेटा वहां पर क्या करता है, पैसा लेता है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट बढ़ाता है। डिविजनल स्ट्रक्चर वैसे ही बहुत कॉस्टली माना जाता है, आपने उसके अंदर क्या घुसा दिया है, एक लेयर और घुसा दिया, तो एक कॉस्ट के अंदर क्या करता है, एडिशन करता है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। फिर 3 स्ट्रक्चर जहां सबसे ज्यादा पूछा जाता है सर, एक मैट्रिक्स, हॉरग्लास, नेटवर्क स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की बात करें सर, एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जहां पर ड्यूअल लाइन ऑफ अथॉरिटी को मिक्स किया जाता है। ये बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां फंक्शनल और प्रोडक्ट फॉर्म को साइमल्टेनियसली कंबाइन कर दिया जाता है। यह हमने देखा था कि सर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक होम डिपार्टमेंट बनाती है, जहां पर जनरली जो एम्प्लॉयज रखे जाते हैं वो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं और वो फंक्शनल हेड्स होते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, सेल्स, इस तरह के लोग रखे जाते हैं। एंड देन अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए टेम्परेरी प्रोजेक्ट मैनेजर्स बनाए जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर उन्हें नाम दिया जाता है, और इन फंक्शनल हेड्स में से जरूरत के हिसाब से उन्हें क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। ऐसे सिनेरियो में जनरली फिर क्या होता है कि सर फंक्शनल हेड्स की वर्टिकल अथॉरिटी चलती है और प्रोजेक्ट मैनेजर्स की क्या चलती है, हॉरिजॉन्टल अथॉरिटी एक प्रोजेक्ट के ऊपर। तो हमारे पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबका प्रोजेक्ट मैनेजर है जो सिर्फ उस प्रोजेक्ट को संभालता है, और उसके अलावा अलग अलग फंक्शनल हेड्स ऊपर से क्या करते रहते हैं, टाइम टू टाइम आते रहते हैं। क्योंकि फंक्शनल हेड्स वर्टिकल अथॉरिटी रखते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हॉरिजॉन्टल रखता है। इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मिक्सचर इसलिए क्या कहलाता है, ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहलाता है। इसकी कुछ समस्याएं हैं।
सर इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर व्यक्ति का हर प्रोजेक्ट में काम करने वाले आदमी के 2 सुपीरियर होते हैं। 2 सुपीरियर होने वजह से जो यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल है वो खत्म हो जाता है। कंफ्लिक्ट आ सकते हैं आपके वर्टिकल अथॉरिटी और हॉरिजॉन्टल अथॉरिटी में, यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ये जो ऊपर से फंक्शनल हेड्स आ रहे हैं, इनके अंदर थॉट का डिफरेंस आ सकता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली परेशान कौन होता है? आपका एम्प्लॉय होता है। इसलिए इसको जनरली एक बड़ा कंप्लेक्स स्ट्रक्चर बुलाया जाता है कि इसको संभालना आसान नहीं होता है। डेविड एंड लॉरेंस ने बेटा इसके बनने की फेजेस बताई थी कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब आप किसी प्रोजेक्ट में बनाना शुरू करेंगे, या ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ये रातों रात नहीं बनेगा। सबसे पहले बेटा ये कहीं ना कहीं फंक्शनल स्ट्रक्चर ही लगेगा कि वहां का प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट होगा, बट अभी क्योंकि नया अपॉइंट हुआ है, लंबी चौड़ी क्या नहीं रखता होगा, अथॉरिटी नहीं रखता है। सारे मेजर डिसीजंस कौन ही लेते हैं? फंक्शनल हेड्स लेते हैं ऊपर से आकर। इसको बोलते हैं ये क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स मॉडल है, यानी कि अलग अलग फंक्शंस के क्या आते हैं, हेड आते हैं, वही चला रहे होते हैं उस प्रोजेक्ट को। फिर धीरे धीरे सर देखा गया है कि प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजमेंट शुरू होती है, जहां पर वो फंक्शनल हेड्स धीरे धीरे वापस चले जाते हैं और वहां का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपनी अथॉरिटी क्या करना शुरू करता है, एक्सरसाइज। लेकिन अभी भी क्योंकि मेजर डिसीजंस किसके लिए हुए हैं, फंक्शनल हेड्स के, यहां भी कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल फैक्टर है, या कह लीजिए जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, अभी भी किस नेचर का ही है, फंक्शनल ही है। फिर आती है बेटा तीसरी स्टेज, जहां पर ये प्रोजेक्ट मैनेजर इतना पुराना हो जाता है कि इसकी अथॉरिटी और फंक्शनल हेड की अथॉरिटी लगभग क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। उन्होंने वर्ड ये लिखा है कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होती है, एक्चुअल में ड्यूअल अथॉरिटी आती है। जो आपका वर्टिकल सुपीरियर मैनेजर है और हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट मैनेजर है, दोनों क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से इक्वल अथॉरिटी रखने जाते हैं। एम्प्लॉय को समझ आ जाता है कि दोनों अब क्या है, मेरे दोनों इक्वली सुपीरियर्स हैं। ऐसे केस में हम लिटरली कहते हैं कि फिर आपका मैट्रिक्स कैसा हो चुका है, एक मैच्योर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये आपके 3 फेजेस बताए हुए थे डेविड एंड लॉरेंस के, क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स, प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजमेंट, और तीसरा उन्होंने क्या बताया, मैच्योर मैट्रिक्स बनती है। दिस इज ऑल अबाउट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अगले 2 स्ट्रक्चर, होर ग्लास स्ट्रक्चर, जो सर ये मिडिल लेवल की वजह से जो कॉस्ट बढ़ रही थी ना, इससे ओवरकम करने का तरीका था, और आज के युग में ये किया जा सकता था। जहां उन्होंने कहा जी हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जहां टॉप पर भी अच्छे खासे लोग रखेंगे, मिडिल लोअर लेवल पर तो बहुत सारे लोग रखेंगे। तो जनरली इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वाइड एट द टॉप, वाइडेस्ट एट द बॉटम। इन्वेस्टमेंट टॉप मैनेजमेंट और फंक्शनल मैनेजमेंट में करेंगे, और मिडिल लेवल को हम कंस्ट्रेन कर देंगे, क्योंकि उनका जनरली ये कहना है, इस मॉडल का ये अज्यूम करना है कि मिडिल लेवल लंबा चौड़ा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं डालता है। इसका पर्पस सिर्फ अकाउंटेबिलिटी तय करना और कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन बनाए रखना होता है, जो आज के युग में टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है। तो आप कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मैनेजर्स एट मिडिल लेवल कम करते हैं, उनकी बदले जो आपका कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है वो दोनों के बीच में किससे सॉल्व कर देते हैं, आईटी से सॉल्व कर देते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है बेटा यहाँ मिडिल लेवल होता ही नहीं है। इट इज नॉट एन मॉडल जहां 2 ही लेवल है। तीसरा लेवल है, बट काफी कंस्ट्रेंड है, काफी लिमिटेड से हैं, और इसलिए ये लोग अब स्पेशलिस्ट नहीं हैं, ये लोग अब जर्नलिस्ट की तरह काम करते हैं कि जो काम कहोगे, जो पर्टिकुलर फंक्शन के व्यक्ति से बात करने को कहोगे, नीचे उससे क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। इस स्ट्रक्चर को जनरली बोला जाता है, ये क्या है, ये होर ग्लास स्ट्रक्चर है। इसका बेनिफिट क्या होता है सर, नंबर 1 कॉस्ट कम होती है, मिडिल लेवल के कम होने से कम्युनिकेशन फास्ट हो जाती है। 2 इसके ब्रॉडली क्या है हमारे एडवांटेजेस हैं, सिंप्लीफाइंग हो जाती है डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट कम होती है। डिसएडवांटेज क्या है सर, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। आपने बिना मतलब बीच में से क्या कर दिया, मिडिल लेवल हटा दिया, तो एम्प्लॉय के पास जो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज थी वो खत्म हुई। और क्योंकि अब वो बहुत समय तक एक ही लेवल पे काम करता रहता है, उसके काम करने में मोनोटनी आती है, बोरियत आती है, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसकी मोटिवेशन लेवल गिरता है, एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो 2 ये क्या है इसकी लिमिटेशंस है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बताना है स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 एडवांटेजेस 2 डिसएडवांटेजेस, साथ में क्या जाएगा, ये डायग्राम जाएगा। और लास्ट स्ट्रक्चर सर नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली बात करें तो ये आजकल का बहुत ही रेडिकल स्ट्रक्चर है, जो इस बात पर टिका हुआ है कि काम हमने करने ही क्यों है, सारे काम क्या किए जा सकते हैं, आउटसोर्स किए जा सकते हैं। तो बेसिकली आउटसोर्सिंग पे टिका हुआ स्ट्रक्चर है। इन अदर वर्ड्स इट इज अ नोन स्ट्रक्चर। यहां पर जो आपका सो कॉल्ड हेड ऑफिस है वो कुछ नहीं है, वो एक छोटा सा कमरा है जो एक ब्रोकर के रूप में काम करता है, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू अलग अलग कंपनीज के साथ, अलग अलग सेमी ओन्ड कंपनीज के साथ जुड़ा रहता है, जिनके थ्रू वो काम कराते हैं। जनरली इसका एडवांटेज ये आता है कि सर ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो पूरी स्किल सेट है वो उन फंक्शंस पे दे सकती है जो उनके लिए स्पेशलाइज्ड है, जिनमें वो ज्ञान रखते हैं, उनके ऊपर एफर्ट डालते हैं, और ऐसे काम जो उनको नहीं आते हैं वो उन लोगों को दे दिए जाते हैं जो बहुत बेहतर कर लेते हैं, जो सिर्फ वही काम करते हैं। तो बेसिकली आउटसोर्सिंग पर टिका हुआ स्ट्रक्चर है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं सर, ये जनरली ऐसी एनवायरनमेंट में जहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अनसर्टेन है, जहां कभी भी आपको स्कोप ऑपरेशन बढ़ाना पड़ सकता है, घटाना पड़ सकता है, ऐसे जगहों के बिजनेसेस में काम आता है। और इसलिए इन हाउस डेवलपमेंट, इन हाउस
इन्वेस्टमेंट लंबी चौड़ी नहीं होती तो कंपैरेटिवली क्या होता है, सस्ता होता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज सर सबसे बड़ी ये है कि आप बहुत हद तक पोटेंशियल पार्टनर्स के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपके लिए क्या कर सकते हैं, ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, जिस चीज को बेटा आप ओवर प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिस स्किल सेट को आप अपनी यूएसपी मान के बैठे हुए हैं, हो सकता है वो आपने गलत स्किल सेट चुना हो सकता है आप बाकी कामों में घुसते तो उससे बेहतर कर जाते, लेकिन आपने शुरू से पहले दिन से ही एक काम पकड़ के बाकी काम सारा किसको दे दिया, बाहर के लोगों को बांट दिया, तो यहां पर गलती हो सकती है। और इसका इस तरह का आपको एक डायग्राम देना पड़ता है कि सर एक हेडक्वार्टर जिसको ब्रोकर बोला जाता है और कई तरह के साथ में क्या कर लिए जाते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जोड़ ली जाती हैं, स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगला टॉपिक सर इसके बाद आता था, स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको क्या चाहिए, एक अच्छा कल्चर चाहिए। कल्चर की बात करें तो 3 मेन टॉपिक, कल्चर बुलाते किसको हैं, हमने कहा जी कल्चर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू, बिलीफ, बिजनेस प्रिंसिपल, ट्रेडिशंस, ऑपरेटिंग, वर्क एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत हद तक इंपैक्ट करता है कि उसके मैनेजर्स कैसे बिहेव करेंगे, और ये ना केवल बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंपैक्ट डालता है, बल्कि ये यहां तक इंपैक्ट डालता है कि वो किस तरह के डिसीजंस लेते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके कस्टमर के साथ कैसे डील करते हैं, ये काफी हद तक इस पर डिपेंडेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के ऊपर। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटा कल्चर स्ट्रेंथ भी बन सकता है, कल्चर वीकनेस भी बन सकता है। कल्चर स्ट्रेंथ तब होता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉमन कल्चर्स पे बेस्ड होता है, यानी कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं जो पूरे बिजनेस आपस में शेयर करता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वाइडली फैला हुआ होता है। इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन में बेटा एक शेयर्ड विजन होती है, एक कॉमननेस होती है, सब मिलकर एक ही काम के लिए काम वो कर रहे होते हैं, सब एक जैसा थॉट प्रोसेस रखते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ऐसा कल्चर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में मदद करता है। लेकिन इससे बिल्कुल उलट, जब हर व्यक्ति अपना अलग अलग थॉट प्रोसेस रखता है, कई सारे सब कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं, तो जनरली देखा गया है सर इन सब कल्चरल की वजह से, कम वैल्यूज होने की वजह से, कम काम करने की प्रिंसिपल ट्रेडिशंस होने की वजह से ये देखा गया है कि अक्सर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है। एम्प्लॉयज चेंजेस को रेसिस्ट करता है, उसकी कोई लॉयल्टी, कोई कमिटमेंट नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ऐसे सिनेरियो में जनरली माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, एक वीक कल्चर है। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर सारा दारोमदार ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का बेनिफिट जो सारे हैं वो एम्प्लॉय के टर्म्स में ही लिखे हुए हैं कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा होगा तो ये एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा टू डू देयर जॉब्स इन अ वेरी प्रोडक्टिव मैनर, इन अ स्ट्रेटेजिक कंड्यूसिव मैनर। दे विल जनरली फील बेटर अबाउट देयर जॉब्स एंड वर्क एनवायरनमेंट। और नंबर 3, वो कंपनी के विजन को रियलाइज करने में पूरे एंथुजियाज्म के साथ अपने जॉब्स कंप्लीट करने के लिए काम करेंगे। तो जनरली यहां पर था, ऊपर 2 लाइनें और दी हुई थी उन्होंने, जो मैंने कहा था कई जगह आपकी इस्तेमाल हो जाती हैं, कि एक ऐसा कल्चर जहां पर क्रिएटिविटी, चेंज को एम्ब्रेस करना, स्टेटस को चेंज करना पार्ट है उस कल्चर का। जनरली उन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत काम आएगी जहां प्रोडक्ट इनोवेशन की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाती है। सिमिलरली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बेटा जो कस्टमर को सुनने पर, एम्प्लॉयज को हाई डिग्री ऑफ डिसीजन मेकिंग देने पर, इनमें बिलीव करती हैं, जनरली ये वहां पर काम आएंगी जहां पर आप कस्टमर सर्विस रिलेटेड क्या करना चाह रहे हैं, बिजनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। थर्ड, हमने इसके अंदर देखा था कि सर अक्सर देखा गया है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं, कल्चर चेंज करना चाहते हैं ना, तो कल्चर चेंज करना इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी डीपली हेल्ड वैल्यूज, हैबिट्स इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए मैनेजर को, एक मैनेजमेंट को एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूअस एफर्ट डालना पड़ता है एक अनहेल्दी कल्चर को किसके साथ रिप्लेस करने में, एक अच्छे हेल्दी कल्चर के साथ रिप्लेस करने में। उन्होंने कहा जी कल्चर को चेंज करना एक 3 स्टेप का प्रोसेस है, जिसे DTA नाम से हमने बोला था। सर नंबर 1, डायग्नोस करना सबसे पहले कि कौन से वो एरियाज हैं, कौन से वो कल्चर के हिस्से हैं जहां पर एक्चुअल में क्या करने की जरूरत है, चेंज लाने की जरूरत है, यानी कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आपके स्ट्रेटेजी के लिए सपोर्टिव हैं और कौन से सपोर्टिव नहीं है। दूसरा, बातचीत करना, टॉक करना। इट हैज टू बी टॉक्ड ओपनली एंड फोर्थराइटली विद ऑल द पर्सन। उनको समझाने की जरूरत होती है कि हमारे बिजनेस के, हमारे कल्चर में काम करने में ये तकलीफें हैं, और सिर्फ काम से बात नहीं बात से काम नहीं चलता, बात को किससे फॉलो करना पड़ता है, विजिबल अग्रेसिव एक्शंस के साथ। तो इट हैज टू बी फॉलोड बाय विजिबल अग्रेसिव एक्शंस, जहां सबको ये क्लियर मैसेज दिया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन सीरियस है किसको लेकर, चेंज को लाने को लेकर। और चौथा बेटा उन्होंने लास्ट में एक मेन्यू दिया हुआ था कि कल्चर चेंज का मेन्यू क्या कुछ होता है। सर आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिवाइज करते हैं, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कंपनसेशन स्कीम्स लाते हैं। जो एम्प्लॉय बेटा चेंज को एक्सेप्ट कर रहा होता है, कल्चर को एक्सेप्ट कर रहा होता है नए, उसको प्रेस करते हैं, लोगों के सामने रिकॉग्नाइज करते हैं।
ऐसे एम्प्लॉयज लाते हैं मार्केट आप अपने बिजनेस के अंदर नए, जो बाकियों के लिए रोल मॉडल के रूप में काम कर ले। ऐसे एग्जीक्यूटिव्स को बदल दिया जाता है जो खुद बदलने को तैयार नहीं है, ओल्ड कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन सबको बोलते हैं कि ये क्या है, इट्स अ मेन्यू ऑफ कल्चर चेंजिंग एक्शन। तो ये 4 बातें आपको बतानी होती हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें कल्चर चेंज होना होता है। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सर ये डेफिनेशन, वो 2 लाइनें जो इंपॉर्टेंस में पड़ी और एडवांटेजेस जोड़कर इन्होंने 2 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। एक रोल ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर, लगभग वही कंटेंट रिपीट करना है, और दूसरा हमारे पास क्या है, इंपैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। इसका कोई सेट आंसर नहीं है बुक के अंदर, ये उन्होंने क्या किया है, इन 3 टॉपिक्स का कंटेंट जोड़ के ही क्या हुआ है, आंसर बनाया हुआ है। दिस वाज रिगार्डिंग कल्चर। लास्ट सर जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में टॉपिक आता है, सॉरी अपना इंप्लीमेंटेशन में टॉपिक आता है स्ट्रक्चर, कल्चर एंड तीसरा लीडरशिप। लीडरशिप की बात करें सर, एक तो सिंपल डेफिनेशन लीडरशिप होती क्या है, हमने कहा जी लीडरशिप होती है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। जब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करके उनको इस लायक बना देते हैं कि वो वॉलंटरली ऐसे डिसीजन लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में हेल्प करते हैं, लॉन्ग टर्म एज शॉर्ट टर्म, आप हम बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लीडरशिप दे रहे हैं। और किसी भी स्ट्रेटेजी की इंप्लीमेंटेशन के लिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए, यू रिक्वायर गुड लीडरशिप। 2 क्वेश्चन यहां बनते थे सर, लीडर्स के रोल्स क्या होते हैं और लीडर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। 5 हमारे पास रोल्स दिए हुए थे। स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, सिंपल भाषा में बेटा अवेयर रहना, प्रोग्रेस मॉनिटर करना, वो इश्यूज ढूंढना, उनसे सीखना कि क्या कुछ बदलाव लाया जा सकता है। एक ऐसा कल्चर प्रमोट करना ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स को स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूट कराने में मदद करे। ऑर्गेनाइजेशन को रेस्पॉन्सिव रखना टू चेंजिंग कंडीशंस। एथिकल लीडरशिप लाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन मॉडल सिटीजन के रूप में काम कर सके। और जहां जहां कमियां दिख रही हैं एग्जीक्यूशन में, वहां पर क्या लाना, करेक्टिव एक्शन लाना। इसके लिए हमने एक लर्निंग स्किल बनाई थी कि सर टॉप मैनेजमेंट, टॉप लीडरशिप कीप्स द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिव टू करेक्ट कल्चर। इन 5 इस लाइन से हमारा कंप्लीट हो गया था। टॉप में हमारे पास क्या था, स्टेइंग ऑन द टॉप, लीडरशिप में एथिकल लीडरशिप, कीप द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिव अपने आप में पॉइंट था, करेक्ट में करेक्टिव स्टेप्स लेना, एक्शंस लेना, और कल्चर के अंदर एक अच्छा कल्चर प्रमोट करना। सिमिलरली सर हमारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी। रेस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास 7 पॉइंट्स थे। पहले पॉइंट्स देखते हैं, फिर उसकी लर्निंग स्किल देखते हैं। हमने कहा जी सबसे पहले स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज एंड प्लान्स बनानी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करना है, चेंज को मैनेज करना है, एक अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर बनाना है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या रखनी है, हाई परफॉर्मेंस सस्टेन करनी है। इसकी लर्निंग स्किल हमने ऐसे बनाई थी सर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम सस्टेन करनी है तो नंबर 1 उसको स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने पड़ेंगे, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज और प्लान्स बनाने पड़ेंगे, और इनमें जो चेंज आएंगे, इन चेंजेस को अपने ह्यूमन कैपिटल को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने का एक कल्चर बनाना पड़ेगा। जब आप ऐसे बोलते हैं तो 7 पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं सर, हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम सस्टेन करना, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना, अलग अलग प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना उन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को मैनेज करना, ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम जनरेट करना, और एक ऐसा कल्चर बनाना जहां एम्प्लॉय क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी अचीव करने में काम करता है। ये 7 रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो स्ट्रेटेजिक लीडर को दी गई थी। एंड लास्ट इसके अंदर हमारे पास आया था सर 2 तरह के लीडरशिप के स्टाइल। पहला स्टाइल होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। जनरली इसमें बात करें तो सर ऐसे लीडर्स हैं जो अपना करिश्मा, अपना एंथुजियाज्म इस्तेमाल करते हैं एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गुड के लिए काम करें। जनरली ऐसे लीडरशिप 3 जगहों पे इस्तेमाल होती है। या तो बेटा बिजनेस का एनवायरनमेंट टर्बुलेंट है, इंडस्ट्री बिगिनिंग या डिक्लाइन स्टेज में काम कर रही है, एंड नंबर 3 इन पुअरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। जनरली देखा गया है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप विजन का इस्तेमाल करते हैं, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल सेटिस्फेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, फॉलोअर्स को एक ड्रीम, एक विजन बेचते हैं जिसके थ्रू वो उनको हायर कॉलिंग देते हैं। इन अदर वर्ड्स उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेच कर कर वो काम करें, अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और ओवरऑल इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन में मदद करें। इन पॉइंट्स को मिला के बेटा उल्टी बातें कहां लिखी हुई थी ट्रांजैक्शनल में। सर ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये ऐसी लीडरशिप है जो कंट्रोलिंग और सिस्टम्स पे काम करती है। ये एक मोर फॉर्मलाइज्ड अप्रोच है जहां क्लियर कट गोल तय किए जाते हैं, उनको अचीव करने पर रिवॉर्ड मिलता है, उनको ना अचीव करने पर पनिशमेंट मिलती है। जनरली यहां कोई करिश्मा एंथुसियाज्म इस्तेमाल नहीं होता है, यहां पर अथॉरिटी ऑफ ऑफिस इस्तेमाल की जाती है। ये कहां कहां अप्रोप्रिएट होती है, बिल्कुल उल्टा। टर्बुलेंट नहीं है, एनवायरनमेंट कैसी है, सेटल्ड है, आप इंट्रोडक्शन या डिक्लाइन में नहीं है, आप कहां हैं, ग्रोथ या मैच्योरिटी में है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये वहां इस्तेमाल हो जाएंगे। जनरली यहां पे बेटा आपको एम्प्लॉय की एबिलिटी स्ट्रेच नहीं करवानी है, उनसे सिर्फ क्या करवाना है, एफिशिएंटली काम करवाना है, डेली ऑपरेशंस क्या करवाने हैं,
उसके अंदर आपने उससे परफॉर्म करवाने हैं। हमने देखा था सर यहाँ हमने 3 डिफरेंसेस बनाए थे। पहला डिफरेंस ये था कि सर जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है वो करिश्मा और एंथुजियाज्म यूज करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंगली ट्रांजेक्शनल क्या करते हैं, ऑफ अथॉरिटी ऑफ ऑफिस इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 सर ये कहाँ पर इंपॉर्टेंट यूज होती है, ये यूज होती है टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में, इंट्रोडक्शन में, मैच्योरिटी में, अब इंट्रोडक्शन और डिक्लाइन में, और पुअरली परफॉर्मिंग में। वो बिल्कुल उल्टा सेटल्ड में, ग्रोथ और मैच्योरिटी में, और आपका वेल परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तीसरा ये क्या बेचते हैं, हमने कहा जी ये विजन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, पर्सनल सेटिस्फेक्शन पे काम करते हैं। जबकि अगर उनकी बात की जाए तो बेटा वो क्या है, एक मोर फॉर्मलाइज्ड अप्रोच है जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तय कर देती है, उसको अचीव करने पर रिवॉर्ड देती है और ना अचीव करने पर पनिशमेंट देती है। ये 3 हमारे पास डिफरेंस होते हैं जो आप जनरली में पूछता है कि ट्रांजैक्शन अपना ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। इसके साथ हमारा खत्म होता है इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट। लास्ट पार्ट जो इसके अंदर है दैट इज इवैल्यूएशन। 3 टॉपिक, कंट्रोल करते समय स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, और लास्ट टॉपिक हमारा स्ट्रेटेजिक चेंज। कंट्रोल की बात करें, हमने कहा जी कंट्रोल क्या होता है, उन्होंने कहा जी एक कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है जो कि इंटेंड करता है, इसका पर्पस होता है ये चेक करना कि क्या हमारी प्लान्ड एक्टिविटीज प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड रिजल्ट्स के साथ मैच करती हैं, यानी कि जो हम कर रहे हैं क्या वो स्ट्रेटजी से मैच खाता है। इन अदर वर्ड्स एक ऐसा स्टेप है जो किस पर टिका हुआ है, रेगुलेट एंड चेक करने पर टिका हुआ है। क्या कुछ इन्वॉल्व होता है सर, इसमें हम कंटिन्यूसली अपनी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, उनको प्री एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करते हैं, कोई कमियां आती हैं तो उन्हें एनालाइज करते हैं, करेक्ट करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और अपने सिस्टम को अडेप्ट करते हैं। इस सारे प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का प्रोसेस है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल प्रोसेस के एलिमेंट्स बता दीजिए सर, इसी के 4 टुकड़े करने हैं। नंबर 1 सर क्या किए जाते हैं, कंट्रोलेबल एंड मेजरेबल स्टैंडर्ड्स ढूंढे जाते हैं। अपनी परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, मॉनिटर और मेजर किया जाता है। फिर अपनी परफॉर्मेंस को एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड्स के साथ, डिविएशंस निकाली जाती हैं, और यही एक चीज और चेक करनी होती है कि सर वो स्टैंडर्ड्स अपने आप में तो क्या नहीं हो गए हैं, बदल तो नहीं गए हैं, और लास्ट में जब डिविएशंस मिल जाए तो करेक्टिव और एडेप्टिव क्या लेने हैं, एक्शंस लेने हैं। तो ये सब हमारे पास क्या है, 4 एलिमेंट्स के अंदर आता है। फिर हमने देखा जी कंट्रोल 3 तरह का होता है, ये ऑपरेशनल कंट्रोल हो सकता है, मैनेजमेंट कंट्रोल हो सकता है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हो सकता है। ऑपरेशनल कंट्रोल जनरली बेटा इंडिविजुअल टास्क और ट्रांजैक्शंस पे टिका हुआ है, एज कंपेयर टू मैनेजमेंट कंट्रोल जो क्या है, मोर एग्रीवेटिव है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है। ज्यादातर देखा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल होते हैं वो ऑपरेशनल नेचर के ही होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि स्टॉक कंट्रोल हो सकता है, प्रोडक्शन कंट्रोल हो सकता है, बजटरी कंट्रोल हो सकता है। ये सब जनरली किस नेचर के कंट्रोल हैं, ये ऑपरेशनल नेचर के कंट्रोल हैं। मैनेजरियल कंट्रोल जो है बेटा, मैनेजरियल कंट्रोल ये छोटे छोटे कामों के लिए नहीं बना है। मैनेजरियल कंट्रोल जो बहुत ज्यादा इंक्लूसिव और बहुत ज्यादा एग्रीवेटिव होता है, और किसी भी कंप्लीट डिपार्टमेंट, किसी भी कंप्लीट डिवीजन या पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या किया गया था, बनाया जाता है। प्राइमरी पर्पस यहाँ ये देखना नहीं होता है कि एफिशिएंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, नुकसान तो नहीं हो रहा है। प्राइमरी पर्पस यहाँ क्या देखना होता है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हो रहे हैं, अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इनको जनरली क्या नाम दिया जाता है, ये मैनेजरियल कंट्रोल्स है। जनरली ये दोनों कम आते हैं। मेनली जो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बनता है वो क्या होता है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल किसे बुलाते हैं। हमने कहा जी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल वो कंट्रोल है जो 2 बातों पे फोकस करते हैं। नंबर 1, क्या कंपनी की स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो रही है एज प्लान्ड, और क्या स्ट्रेटेजी के इंप्लीमेंट होने से जो रिजल्ट सोचे गए थे वो रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बेटा इन सिंपल वर्ड्स एक स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करने का तरीका है जब वो फॉर्मुलेट या इंप्लीमेंट हो रही होती है, और ये बेसिक इस फंडे पर टिकी हुई है कि अक्सर स्ट्रेटेजी बनाने में और स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने में दोनों के बीच में एक टाइम गैप आता है, और इस टाइम गैप के बीच में कई सारे परिवर्तन आ जाते हैं एनवायरनमेंट में, कई नए स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स आ जाते हैं, कई प्रिजम्पशंस बदलती हैं। तो इनको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेगुलेट जो इवैल्यूएशन करते हैं, इसको नाम दिया जाता है, आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले सर प्रीमाइस कंट्रोल। प्रीमाइसिस होती क्या है सर, ये वो एजम्पशंस होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के बारे में जिनको रख के, जिनको दिमाग में रखकर आपने अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई होती हैं। देयर इज ऑलवेज अ चांस कि वो प्रिजम्पशंस जिनके ऊपर आपने स्ट्रेटेजी बनाई है वो बदल जाएं। तो प्रीमाइस कंट्रोल एक टूल है जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है एनवायरनमेंट को टू वेरीफाई द वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द प्रीमाइसेस जिसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाई गई है। जनरली ये प्रीमाइसेस 2 जगहों से निकल के आती हैं, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसमें इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, सोशल, लीगल फैक्टर्स आ जाते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, इंडस्ट्री फैक्टर्स जहां पर कॉम्पिटिटर, सप्लायर, सब्स्टिट्यूट्स वगैरह ये आते हैं। इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो प्रिजम्पशंस है वो चेक करनी होती है। दूसरा तरीका है सर हमारे पास स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस का तरीका, जो एक अनफोकस्ड अप्रोच है, जो केवल ये ध्यान रखने की कोशिश करती है कि आप मॉनिटर करते हैं वेरियस एलिमेंट्स इन द एनवायरनमेंट, ये देखने के लिए कि कोई अनएंटिसिपेटेड इंफॉर्मेशन आपके सामने ना आ जाए। जनरली मैंने आपको एक लाइन ऐड करवाई थी कि सर न्यूज़पेपर रीड करना,
बिजनेस मैगजीन्स रीड्स करना, कॉन्फ्रेंसेज में जाना, मीटिंग्स में जाना, ये सब किसके अंदर आता है, स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस का पार्ट माना जाता है। तीसरा हमारे पास होता है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। सर ये तब होता है जब एनवायरनमेंट में सच में कुछ ऐसा घटता है जिसकी वजह से क्या करते हैं, आप चौकन्ने होते हैं, चेक करते हैं, स्पेशल अलर्ट वर्ड वहीं से आया है। आप अलर्ट होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, दोबारा से इंश्योर करना है कि कहीं उस बदलते चेंज के साथ, वो गवर्नमेंट की नई पॉलिसी, वो कॉम्पिटिटर, वो नेचुरल कलामिटी, वो इंडस्ट्री डिजास्टर जो भी हुआ है, उससे कहीं मेरी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत तो नहीं है, डज इट स्टिल मेक सेंस, ये हमारा तीसरा है। और चौथा सर, स्ट्रेटेजी की बनावट पे ध्यान नहीं देते हैं यहां पर, हम ये देखते हैं ठीक है जो भी बनाई थी क्या वो इंप्लीमेंट सही ढंग से हो रही है, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। ये जल्दी सर दो पार्ट में बटा हुआ होता है, एक आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट मॉनिटर करना है, ये देखना है कि क्या हम डिजायर्ड डायरेक्शन में जहां सोचा था वहीं जा रहे हैं कि नहीं, और दूसरा जिस पेस से सोचा था उस पेस से जा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए क्या चेक किया जाता है, माइलस्टोन रिव्यूज की जो अलग अलग इवेंट्स अलग अलग टाइम के मामले में हमने तय किया था, क्या वो टाइम वो इवेंट्स घटने पर हम वो अचीव कर पा रहे हैं जो हमें अचीव करना था। तो हमारे पास टोटल बनता है कितने तरह के कंट्रोल होते हैं, दिस वाज कंट्रोल। कंट्रोल के बाद सिर्फ नेक्स्ट सीक्वेंस आते हैं कि कंट्रोल में आपने किसका इस्तेमाल किया, परफॉर्मेंस मेजर्स का। परफॉर्मेंस मेजर में बात करें सर चार टॉपिक। परफॉर्मेंस मेजर होता क्या है, हमने कहा जी परफॉर्मेंस मेजर्स वो की इंडिकेटर्स हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक करती है इफेक्टिवनेस ऑफ देयर स्ट्रेटजीज एंड रिसोर्स एलोकेशन। जनरली ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने में, लीडर्स को ये असेस करने में कि क्या स्ट्रेटजीज अचीव हो रही हैं और कहां पर आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। ये प्रोसेस जो लगातार आप यूज करते हैं इसको जनरली नाम दिया जाता है, ये क्या है, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट का प्रोसेस है। इन अदर वर्ड्स स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या है, एक ऐसा मेथड है जो एक लाइन एग्जीक्यूटिव यानी कि काम करने वाले व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, और एक कंटिन्यूअस सिस्टम देता है ट्रैकिंग करने का जिसमें वो ये देख पाए कि क्या वो सही ढंग से अपने परफॉर्मेंस मेजर्स के बेसिस के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स को और गोल्स को अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एक तरह से मापने का तरीका है परफॉर्मेंस मेजर। सर ये मापने के तरीके 6 तरह के होते हैं, याद कैसे किए थे हमने सर, हमारे एम्प्लॉइज और कस्टमर्स जो फाइनेंशियली वीक होते हैं वो ईएमआई पे सामान खरीदते हैं। तो नंबर 1 सर हमारे पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर्स होते हैं, जहां पर हमने देखा कि सच एज कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर करना, रिटेंशन मेजर करना, लॉयल्टी मेजर करना, ये एक तरीका है। मार्केट मेजर्स में हमारा मार्केट शेयर, सॉरी हमारे एम्प्लॉइज मेजर्स में हमारा टर्नओवर रेट, उनका सेटिस्फेक्शन, एंगेजमेंट, ये आता है। फाइनेंशियली वीक में फाइनेंस आ गया हमारे पास किस तरह के, रेवेन्यू ग्रोथ, आरओआई, प्रॉफिट मार्जिन। ईएमआई क्या था, ईएमआई है सर हमारे पास अपना एनवायरमेंटल मेजर्स, जहां पर हम देखते हैं हमारा वेस्ट रिडक्शन के टारगेट, एनर्जी कंजम्पशन, कार्बन एमिशन। एम से मार्केट, जहां मार्केट शेयर आता है हमारे पास, कस्टमर रेफरल आता है, कस्टमर एक्विजिशन आता है, और आई से हमारा इनोवेशन, आर&डी पे कितना पैसा खर्च किया, कितने एक पेटेंट की एप्लीकेशंस डाली, नए प्रोडक्ट कितने लॉन्च किए, ये सब क्या है, ये अलग अलग मेजर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। तो हमने याद किया कस्टमर एंड एम्प्लॉइज जो फाइनेंशियली वीक होते हैं ईएमआई का यूज करते हैं। तो हमारे पास टोटल 6 मेजर्स हो गए। क्या इंपॉर्टेंस है सर, एआईआर का गोल है, एआईआर मतलब नंबर 1 सर अकाउंटेबिलिटी तय करता है बाहर वाली दुनिया की, आई से इंप्रूवमेंट लाने में मदद करता है, आर से रिसोर्स एलोकेशन में मदद करता है, और गोल है मतलब गोल अलाइनमेंट। सिंपल भाषा में ये पर्पस ये है ट्रैक करना कि हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और क्या फैक्टर्स हैं जो दिमाग में रखने चाहिए इन फैक्टर्स को चुनते समय, सर हमें देखना होता है कि रेलेवेंट एंड क्वालिटी डेटा की टाइमली अवेलेबिलिटी हमारे पास हो। तो रेलेवेंस देखें, जो फैक्टर्स चुन रहे हैं क्या वो आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम के हैं कि नहीं है। नंबर 2 डेटा क्वालिटी उसके बारे में अच्छी अवेलेबल है कि नहीं है। टाइमलीनेस, जो डेटा यूज कर रहे हैं वो अप टू डेट है कि नहीं। और नंबर 4 अप टू डेट तो तब होगा ना पहले डेटा टाइम अवेलेबल भी है या नहीं है। तो 4 फैक्टर्स पे टिका हुआ होता है। दिस वाज रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। फिर जब आप परफॉर्मेंस मेजर्स करते हैं आपके सामने बेटा कमियां आती हैं, यू रियलाइज कि नई इंप्लीमेंटेशन के दौरान हमने क्या नहीं किया है, जो हमारी परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। ऐसे सिनेरियो में आपको क्या लाना पड़ता है, चेंज लाना पड़ता है। जो आखिरी टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज स्ट्रेटेजिक चेंज। स्ट्रेटेजिक चेंज की बात करें तो 5 सब टॉपिक से मिलकर बना है। पहली बात तो चेंज होता क्या है, हमने कहा जी चेंज बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या लाना है, मॉडिफिकेशन लाना है उसके एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर। जनरली देखा गया है कि आपको अपने मार्केट, प्रोडक्ट, सर्विसेज में बदलाव की वजह से ये चेंजेस लाने पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन, सर चेंज कैसे लाया जाता है, स्टेप्स टू इनिशिएट चेंज, ये इसके लिए एक दूसरा तरीका किसने बताया है, कर्ट ल्यूइन ने बताया। कर्ट ल्यूइन का बेटा जो प्रोसेस है या जो चेंज के स्टेप्स हैं
उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज क्या हो, लास्टिंग नेचर का हो, लॉन्ग टर्म हो। तो उन्होंने कहा जी किसी भी चेंज को अगर आपको लास्टिंग नेचर का लॉन्ग टर्म बनाना है तो 3 स्टेजेस से ये चेंज निकलना चाहिए। नंबर 1, अनफ्रीजिंग की फेज। अनफ्रीजिंग की फेज क्या है? जहां सर पुराने काम करने के तरीके, बिहेवियर, एटीट्यूड्स को ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि आप एक क्लीन स्टेट से स्टार्ट करें। मैंने कहा ये कैसे करना है? उन्होंने कहा अनाउंसमेंट्स करिए, मीटिंग्स करिए, लोगों के साथ उनके बीच में वो और चेंज की जो भावना है, उसका जो नीड है उसको प्रमोट करिए, उनको नेसेसिटी ऑफ चेंज समझाइए, मेक देम प्रिपेयर्ड फॉर चेंज। बेसिक भाषा में बेटा कर्ट लुन ये कहना चाहते हैं कि चेंज कभी भी मेंबर के सामने कैसा नहीं आना चाहिए, एक सरप्राइज के रूप में नहीं आना चाहिए। दे शुड बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर इट। दूसरी बात, एक बार आपको लगता है आप वो प्रिपेयर हो चुके हैं, देन चेंज टू न्यू सिचुएशन, वो चेंज को इंट्रोड्यूस करिए। यहां पर बेटा एच.सी. केलमैन आप आते हैं और कहते हैं जी किसी भी चेंज की एक्सेप्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीकों से बनाई जा सकती है। नंबर 1 है कंप्लायंस, जहां बेटा क्या कहा जाता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। चेंज होने पर रिवॉर्ड मिलता है, चेंज ना होने पर पनिशमेंट मिलती है, तो ये अथॉरिटी बेस्ड है। नंबर 2, हर जगह अथॉरिटी नहीं चलेगी, आइडेंटिफिकेशन का तरीका अपनाइए। आप खुद वैसे बनिए, रोल मॉडल बनिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के सामने रोल मॉडल खड़े करिए, वो उनको देखा देखी क्या होंगे, बदलाव लाएंगे। और तीसरा सर इंटरनली चेंज लाना, जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है, दे शुड बी साइकोलॉजिकली इंप्रेस्ड विद योर काम करने का तरीका। इन अदर वर्ड्स उनके थॉट प्रोसेसेस में क्या है, चेंज आने शुरू हो, एक शेयर्ड विजन क्रिएट हो, तब जाकर क्या होगा, चेंज की एक्सेप्टेबिलिटी बनेगी। और एक बार आप चेंज ले आए बेटा, चेंज अक्सर बड़ी जल्दी वापस रिवर्स हो जाता है। इसके लिए लास्ट वर्ड क्या लाया गया, रीफ्रीजिंग करिए। तो आपने पिघलाकर कलर मिला लिया है, अब वो परमानेंट करने के लिए दोबारा क्या करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा। तो रीफ्रीजिंग, रीफ्रीजिंग क्या है, आप ये चाहते हैं कि नया बिहेवियर, नॉर्मल वे ऑफ लाइफ बने, ये चेंज परमानेंट हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली बेटा री एनफोर्स करता रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक श्योर कि एक्वायर्ड बिहेवियर जो है ये क्या ना हो जाए, डिमिनिश ना हो जाए, एक्सटिंग्विश ना हो जाए। और लास्ट बेटा एच.सी. केलमैन एक बात ना, कर्ट ल्यून एक बात बता के जाते हैं कि जो ये चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि चेंज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने आगे एक लाइन पढ़ी है, एक्सेप्शन नहीं होता है, नॉर्म होता है। ये हर दूसरे दिन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ चेंज आते हैं, तो इस वजह से ये प्रोसेस बार बार क्या होता रहता है, एक कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है, एक साइक्लिकल तरीके से चलता रहता है। अगर वो कर्ट ल्यून का नाम नहीं देते हैं तो हमसे पूछते हैं स्टेप्स कैसे डालने हैं, तो 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। यहां बेटा बेसिकली डायग्नोस की बात हो रही है कि देखिए कौन से एरियाज हैं जहां पर चेंज लाने की जरूरत है, कहां कहां बदलाव लाने की जरूरत है। फिर आपने तो देख लिया, दुनिया को भी, अपने मेंबर्स को भी दिखाइए। उसके लिए वर्ड क्या है, क्रिएट शेयर्ड विजन। लगातार उनसे कम्युनिकेट करिए, कॉन्स्टेंटली उनसे कम्युनिकेट करिए, उनके दिमाग में भी वो विजन क्रिएट करिए कि चेंज की जरूरत क्यों है। और जब वो भी तैयार हो जाएं तब क्या करना है, चेंज को ले आना है, इंस्टीट्यूशनलाइज चेंज। यहां पर आपने कायदे से क्या करना है, चेंज लाना है, और फिर उसको रेगुलरली क्या करना है, मॉनिटर करना है, रिव्यू करना है, ताकि क्या हो सके, उसे लास्टिंग बनाया जा सके। जहां कोई डिस्क्रिपेंसी दिखे, जहां कोई डिविएशन दिखे, इमीडिएटली उसे क्या किया जाए, नोटिस में लाया जाए, करेक्टिव एक्शन लिया जाए, ताकि चेंज का जो प्रोसेस है वो क्या ना हो जाए, रिवर्स ना हो जाए। और जनरली उन्होंने कहा इट टेक्स टाइम फॉर द चेंज कल्चर टू प्रिवेल। धीरे धीरे बार बार आपको लगेगा कस्टमर बार बार क्या करता है, या आपका एम्प्लॉय बार बार क्या करता है, पुराने तरीके में जाने की कोशिश करता है। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, बार बार क्या करते रहना पड़ेगा, रीइंफोर्स करते रहना पड़ेगा। तो वही बात होगा, आपके इंस्टीट्यूट ने अपने बुक में दिया हुआ, तो कर्ट ल्यून का नाम नहीं आता है, तो ये वाले 3 पॉइंट देने हैं। फिर सर नया टॉपिक जो यहाँ आया, 4 टॉपिक उन्होंने डाले। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, हमने कहा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होती है जब आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं फ्रेश, इंप्रूव्ड या नए कंप्लीट प्रोसीजर्स, गुड्स, सर्विसेज बनाने के लिए। इन अदर वर्ड्स ये एक प्रोसेस है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन यूज टेक्नोलॉजी का यूज कर अपने कस्टमर, एम्प्लॉइज, अदर स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करती है। जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आता है सर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए आपको चेंज मैनेजमेंट का यूज करना पड़ता है। चेंज मैनेजमेंट क्या है सर, चेंज मैनेजमेंट वो प्रोसेसेस हैं, वो टूल्स हैं, वो प्रैक्टिसेस हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज मैनेज करने में मदद करती हैं। जब आप चेंज मैनेज करने में मदद करने की बात करते हैं, हमने कहा जी चेंज मैनेजमेंट में क्या कुछ इंक्लूडेड होता है। उन्होंने कहा जी 4 एसेंशियल एलिमेंट से मिलकर चेंज मैनेजमेंट बनता है। नंबर 1, जब भी कोई चेंज करना होता है उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते हैं कि चेंज करके क्या हासिल करेंगे, व्हाट विल बी अकम्प्लिश्ड। फिर आप अपनी करंट स्टेट देखते हैं और उसमें ये आइडेंटिफाई करते हैं, गैप ढूंढते हैं कहां कहां चेंज लाने की जरूरत है। तीसरा, आप एक चेंज का रोड मैप लाते हैं और फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसे क्या करते हैं, इंप्लीमेंट और मॉनिटर करते हैं। तो एक आपका चेंज का जो है 4 चेंज मैनेजमेंट 4 एसेंशियल एलिमेंट्स पर टिका हुआ है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, करंट स्टेट मेजर करना, आइडेंटिफाइंग गैप्स,
रोड मैप ऑफ चेंज, लाना कैसे है, जो स्टेप्स बताएगा चेंज कैसे लाने हैं, एंड लास्टली उसे क्या करना, इंप्लीमेंट करना एंड चेंज को मैनेज करना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्यों लाना, क्यों जरूरी है चेंज मैनेजमेंट, क्या नीड है, 5 पीस पे टिकी हुई नीड है। नंबर 1, सर चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस हमें पैरामीटर्स और गोल्स देता है कि चेंज से क्या क्या अचीव होगा। नंबर 2, वो हमें प्रोसीजर और टूल्स बताता है, यानी कि हमारी वो एक्टिविटीज बताते हैं जिनको क्या करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। नंबर 3, हमारे सामने एक प्लान ले डाउन करता है कि चेंज कैसे इंप्लीमेंट करना है। हमारे पार्टीज को या कह लीजिए स्टाफ मेंबर्स को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है इस प्रोसेस में, और लास्ट में क्या करने में मदद करता है, प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद करता है। तो 5 पीस क्या क्या है, पैरामीटर्स और गोल तय करता है, प्रोसीजरल और टूल्स जो बदलने हैं उनको वो बताता है। नंबर 3, एक प्लान बताता है, मेक्स अ प्लान फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंप्रूवमेंट। वो पार्टीज, वो स्टाफ मेंबर्स जो इससे इंपैक्ट होने वाले हैं, जो इन्वॉल्व होंगे इस प्रोसेस में, उन्हें यहां पर इन्वॉल्व करता है, और लास्ट में आपको ट्रैक करने में मदद करता है आपके ओवरऑल प्रोग्रेस के बारे में। ये क्या है, क्यों करना है चेंज मैनेजमेंट, व्हाई इज इट्स इंपॉर्टेंस, की नीड क्या है। 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चन, लास्ट 2, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग चेंज, BCDE नाम से हमने याद किया था। सर सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लाने के लिए बेटा चेंज ऊपर से शुरू होता है, इट हैज टू बिगन फ्रॉम द टॉप। तो आपको एक फोकस्ड, इन्वेस्टेड, यूनाइटेड लीडरशिप चाहिए जो पहले खुद क्लियर हो कि चेंज लाना है। जब तक वो खुद नहीं बदलेंगे नीचे क्या नहीं लाया जा सकता है, चेंज नहीं लाया जा सकता। इट हैज ऑलवेज टू बिगन फ्रॉम द टॉप। फिर सर CDE, सी क्या था सर, कम्युनिकेशन लानी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन में बेटर कम्युनिकेशन लानी पड़ेगी। जैसे ही आप काम करने के तरीके बदलेंगे, एम्प्लॉय अनकंफर्टेबल फील होगा, उसे कई क्वेरीज होंगे, कई ग्रीवेंसीज होंगे, तो आपको ये चैनल, जो आपके चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो खोल के रखने पड़ेंगे। यू विल हैव टू मेक देम कंफर्टेबल कि जब भी कोई तकलीफ आएगी, हम लोग बैठे हैं, आप खुल के हमसे क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो बेटर कम्युनिकेशन प्रमोट करना जरूरी है। डी क्या है, 2 डी हैं। नंबर 1 सर, नीड और डिजायर की चेकिंग करना। चेंज सिर्फ लाने के लिए चेंज नहीं करना है कि दुनिया चेंज ला रही है तो हम भी क्या करेंगे, चेंज लाएंगे। जनरली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम यह है कि लोग ऐसे एरियाज में चेंजेस ले आते हैं जहां एक्चुअल में क्या नहीं चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए होती है, अननेसेसरी चेंजेस नहीं लाने हैं। उसकी नीड, डिजायर चेक करनी है, क्योंकि उनका कहना है जब जब आप मैनेजमेंट अवेयर नहीं होती ना क्या चेंज लाना है, और जल्दबाजी में को बहुत कुछ अचीव करने के चक्कर में चेंज ले आती है, इट लीड्स टू मोर केओस, ये ऑर्गेनाइजेशन में केओस लाता है। दूसरा डी क्या है, डिस्ट्रप्शन। इस बात के लिए ध्यान रखें, जब भी चेंज लाएंगे बेटा काम करने के तरीकों में परिवर्तन तो आएगा, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर इट। इस चेंज को, इस डिस्ट्रप्शन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। इसको रिड्यूस करने के हमने तरीके देखे थे, वीक आईटी। वीक आईटी क्या था, गेटिंग अ वर्ड आउट अर्ली, जल्दी से जल्दी लोगों से बात करें चेंज लाने से पहले, उनके बीच में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो चेंज को प्रमोट करता है। ई से एनवायरनमेंट, ए से एजेंट्स को बेटा इन्वॉल्व करें, एम्पावर करें। ये एजेंट्स कौन है, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर्स, उनके जो इमीडिएट सीनियर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिलने, वो अपने स्टाफ को क्या करेंगे, कन्विंस करेंगे कि उनको नॉलेज और टूल्स दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए नई टेक्नोलॉजी की। और बेटा एक अच्छा आईटी डिपार्टमेंट बना के रखिए, जो कल को मुसीबत आएगी जब चेंज लाने की वजह से, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, ही शुड बी विलिंग टू असिस्ट। तो वीक आईटी नाम से हमने कवर किया था, गेट अ वर्ड आउट अर्ली। ई से एक एनवायरमेंट बनाइए, ए से अपने एजेंट्स को, टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को एम्पावर करिए, के से नॉलेज और टूल्स दीजिए उनको काम करने के। आईटी डिपार्टमेंट अपने आप में ही है कि क्या होना चाहिए, एक आईटी डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसको चेंजेस की नॉलेज हो और जो प्रिपेयर्ड हो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। बी से बिगिन एट टॉप, कम्युनिकेशन। डी से दो डिजायर और डिस्ट्रप्शन। ई से एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्म है, इस बात को मान के चलें। बेटा चेंज को मुसीबत मत माने कि इस बार आ गया है पता नहीं दोबारा कब आएगा, ये बार बार होने वाला काम है। किसी भी बिजनेस में कंटिन्यूअसली क्या होते रहते हैं, चेंज आते रहते हैं। तो यू हैव टू बी चेंज रेडी। चेंज रेडीनेस की एटीट्यूड होना चाहिए कि जैसे ही चेंज आएगा, चेंज इज अ गिवन ट्रुथ, वो आना ही आना है, उसके लिए क्या रहिए, तैयार रहिए अपने आप में बदलाव लाने के लिए। तो रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज अ नॉर्म, नॉट एन एक्सेप्शन। तो 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस जो चेंज के लिए ध्यान रखनी है। और लास्ट क्वेश्चन, 5 की पॉइंट्स टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। 5 पॉइंट्स जिनके बेसिस पर क्या टिका होता है, चेंज टिका होता है या चेंज लाने के लिए जरूरी होते हैं। सबसे पहले सर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तय करिए। ये बताइए कि क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं, इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का आउटकम क्या होगा। फिर अपने तक मत रखिए इन्हें कम्युनिकेट करिए। कम्युनिकेट टू दोस्त जो इससे अफेक्ट होने वाले हैं। कम्युनिकेट की एक प्रॉब्लम होगी सर, जैसे ही उनको बताएंगे वो तो क्या देंगे, रेसिस्टेंस देंगे। तो बी रेडी फॉर रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस से कैसे बचा जाता है सर, चेंज धीरे धीरे लाइए, ग्रेजुअली, और
उनको नॉलेज और ट्रेनिंग दीजिए, असिस्टेंस दीजिए। तो एम्प्लॉय को असिस्टेंस देनी है, ट्रेनिंग देनी है, चेंज धीरे लाना है, आपको रेसिस्टेंस जो है उसको मैनेज करके चलना है, रेडी रहना है उसके लिए, गोल्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, उसको क्या करना है, कम्युनिकेट करना। तो हमने चेन ऐसे बनाई थी कि सर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाइए, उसे कम्युनिकेट करिए, कम्युनिकेट करने पर रेसिस्टेंस आएगी, रेसिस्टेंस कैसे हैंडल करनी है, ग्रेजुअली लाना है, और क्या करने हैं, टूल्स और ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करनी है। तो हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं जो कहां कवर होते हैं, चेंज मैनेजमेंट के अंदर। ये आपके चेंज करने के 5 अलग अलग तरीके। तो विद दिस 8 टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं। चैप्टर 5 फॉर्मुलेशन, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन के 4 टॉपिक, इंप्लीमेंटेशन के असेंशियल, स्ट्रक्चर, कल्चर और आपके पास लीडरशिप, और 3 इवैल्यूएशन के, कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, और लास्ट में हमारे पास क्या है, स्ट्रेटेजिक चेंज का कंसेप्ट। चलिए जी, विद दिस चैप्टर 5 होता है हमारा कंप्लीट।